नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 221 लियू यक्सी। नवागंतुक रैंकिन प्रतियोगिता का पहला दिन समाप्त हो गया। ये यून ने कुल 5 लड़ाइयां लड़ी और उन सभी में आसानी से जीत हासिल की। बाकी 7 मैच उनके प्रतिद्वंद्वियों द्वारा स्वयं ही तौलिया फेंक कर समाप्त हुए। जो लोग ये यून को मजाक बनते देखने का इंतजार कर रहे थे वे अवाक रह गए। होंगदाओ एसोसिएशन के सदस्यों का धैर्य अब खत्म हो चुका था। ये यून द्वारा इस तरह अपमानित किए जाने के बाद वे और क्या कह सकते थे। कुछ लोग ये यून को बलि का बकरा समझकर उस पर हमला करना चाहते थे, लेकिन होंगदाओ एसोसिएशन ने उन्हें रोक दिया। इसके लिए वे खुद को बहुत भाग्यशाली मानते थे। वे होंगदाओ एसोसिएशन के प्रति अत्यंत आभारी थे कि उन्होंने समय रहते उन्हें वापस खींच लिया और उन्हें आग के गड्ढे में गिरने से बचा लिया। अगर ऐसा न होता तो वह एक ईंट ही उन्हें सही जीवन जीना सिखा देती। पहले दिन की प्रतियोगिता के अंत में नियमों के अनुसार हारने वालों को विजेताओं को अपने ड्रैगन स्केल रून्स का भुगतान करना था। 4 बुली लॉर्ड्स सहित होंगदाओ एसोसिएशन के 10 सदस्य यीयुन को अपने ड्रैगन स्केल रून्स सौंपने के लिए कतार में खड़े हो गए। आमतौर पर जब वे कतार में लगते थे तो संसाधन, खेती की जमीन या अन्य कई उपयोगी चीजें इकट्ठा करने के लिए लगते थे। सबसे लंबी कतारें भी तली हुई रोटी खरीदने या शौचालय जाने के लिए होती थीं। लेकिन अब वे अपने ड्रैगन स्केल रून्स किसी और को देने के लिए कतार में लगे थे। ड्रैगन स्केल के ये प्रतीक चिन्ह उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गिरवी रखकर प्राप्त किए थे। उनकी भावनाएं स्पष्ट थीं। ये यून ने अपना पहचान चिन्ह पकड़े हुए था और उत्साह से अपनी ओर उड़ते हुए ड्रैगन स्केल रन के ढेर को देख रहा था। वह खुशी से हंसते हुए बोला, आप लोग कितने उदार हैं। आप सभी की उदारता के लिए धन्यवाद। आप जानते हैं कि मैं नया हूं, इसलिए मेरे लिए चीजें आसान नहीं है और आप सभी ने खासतौर पर मुझे ड्रैगन स्केल रून्स दिए। मैं आपका बहुत आभारी हूं। ये यून की बातें सुनकर होंगदाओ एसोसिएशन के वे सदस्य, जिनके दिल और जिगर में दर्द हो रहा था, लगभग खून की उल्टी करने वाले थे। ये यून ने सचमुच कहा कि उसके लिए नवागंतुक होना आसान नहीं था। उनकी कुल संपत्ति ताया दिव्य शहर के कई द्वितीय और तृतीय वर्ष के साधकों से भी अधिक थी। नौसिखियों की तो बात ही छोड़िए। ये यून की शानदार मुस्कान देखकर वे सचमुच उसे एक घूंसा मारना चाहते थे, लेकिन अफसोस वे उसे पीट नहीं सकते थे। और अंतरस्थानिक वलय को मत भूलना। ये यून को 4 गुंडों में से फैटी की याद आ गई। उसने फैटी की अंगूठी नहीं ली थी। फैटी के होंठ 2 बार फड़फड़ाए। उसने अपने हाथ में पहनी हुई हरी अंतरस्थानिक अंगूठी को देखा और अंगूठी उतारते समय उसकी उंगलियां कांप उठीं। यह अंगूठी उन्हें उनके परिवार द्वारा उनके 12वें जन्मदिन पर उपहार में दी गई थी। ताया दिव्य साम्राज्य में लड़कों के महत्वपूर्ण जन्मदिनों पर विशेष ध्यान दिया जाता था, जो कि 12 वर्ष की आयु, 15 वर्ष की आयु और 20 वर्ष की आयु में होते थे। 12 वर्ष की आयु में बच्चे अपना बचपना त्याग देते थे, जिसे बड़ों ने एक वरदान माना था। 15 वर्ष की आयु में बच्चा किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना सकता था। 20 वर्ष की आयु वयस्क होने का आधिकारिक प्रतीक थी। 12 साल की उम्र में मिले इस आशीर्वाद के उपहार को दूसरों को देने की फैटी की भावना स्पष्ट थी। जब वह अपने परिवार के पास वापस जाता तो अगर उसके बड़ों को पता चलता तो वे उसे फटकार लगाते। लेकिन ताया दिव्य नगरी का यही नियम था। ताया दिव्य नगरी के नियमों के अनुसार हार की कीमत चुकानी पड़ती थी। क्या आप चारों अंगूठियां पहनने वाले हैं? चारों दबंग सरदारों के दुबले पतले शरीर ने असंतुष्ट होकर पूछा। बेशक मैं इन्हें पहन सकती हूँ। कौन कहता है कि मैं नहीं पहन सकती? मैं एक हाथ में आसानी से 8 अंगूठियां पहन सकती हूँ। मैं 2 उंगलियों का इस्तेमाल करके 4 अंगूठियां पहन सकती हूँ। ये कहते हुए यीयुन ने चारों अंगूठियां अपने बाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका उंगली पर रख ली। प्रत्येक उंगली पर 2-2 अंगूठियां थीं। ये देखकर यीयुन प्रसन्न हुई। अंततः उसे अंतरस्थानिक छल्ले मिल गए। ये उसके लिए तब अधिक सुविधाजनक होंगे जब वह निर्जन वन में निर्जन पशुओं का शिकार करने जाएगा। जहां तक 60 जड़ी बूटी के पहाड़ की बात है, उनका मानना था कि वे अब वहां उतनी बार नहीं जाएंगे। यीयुन को एक हाथ में 4 अंगूठियां पहने और नवधनी जैसे चेहरे के साथ देखकर फ्रॉनी ने अपनी लार मिली और चुपचाप घूरता रहा। यीयुन धन दौलत से लदा हुआ वापस लौटा। कई लोग ईर्ष्या भरी निगाहों से यीयुन की पीठ को देख रहे थे। जो कुई, सोन जिजुन और बाल्डिकिन के पीछे चलने वाले अन्य युवक तो अवाक रह गए। यीयुन की एक दिन की कमाई उनकी पूरे साल की कमाई से कहीं ज्यादा थी। अंततः उन्हें समझ आ गया कि अतीत में यीयुन को लेकर उनकी चिंता व्यर्थ थी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं और ज्यादा दांव लगाता। मैंने तो बस 50 ड्रैगन स्केल रून्स का दांव लगाया था कि यीयुन 10 से ज्यादा राउंड जीतेगा। जो कुई ने अफसोस भरी नजर से देखा। 50 ड्रैगन स्केल रून्स उसके लिए कोई छोटी रकम नहीं थी। शर्त लगाते समय वह बेहद चिंतित था, क्योंकि उसे लगा कि 10 राउंड बहुत ज्यादा है। लेकिन अब तक यीयुन अपनी तलवार से 10 राउंड भी नहीं जीत पाया था। ये बहुत दुख की बात थी। अगर उसे यह पहले पता होता तो वह अपनी सारी ताकत इस पर लगा देता। ... रात के समय ताया दिव्य शहर में उच्च वर्ग के आवासों के बीच एक उज्ज्वल और विशाल घर में एक कठपुतली जानवर फर्श पर लौट रहा था और साथ ही झाड़ू से धूल साफ कर रहा था। राजधानी में कुछ परिवार फर्श साफ करने के लिए इस कठपुतली का इस्तेमाल करते थे। बेशक ताया दिव्य नगर पालिका ऐसी वस्तुएं उपलब्ध नहीं कराती थी। हालांकि बड़े खानदानों के कुछ बेटे अपने घरों की सफाई के लिए ऐसी कठपुतलियां ताया दिव्य नगर पालिका में लाते थे। ओह, आप चाहते हैं कि मैं कल यीयुन को चुनौती दूं? इस कमरे में एक स्त्री समान दिखने वाला युवक बिस्तर पर झुककर एक नुकीली उड़ने वाली कटार से खेल रहा था।
इस स्त्री जैसे दिखने वाले युवक के बगल में एक दुबला पतला गोल-मटोल युवक गंभीर चेहरे के साथ बैठा था। ये व्यक्ति होंडाओ एसोसिएशन के अध्यक्ष ली हॉन के अलावा और कोई नहीं था। बिल्कुल सही, भाई लियू नवागंतुकों में छठे स्थान पर हैं। आपकी चाल ढाल लाजवाब है। राजधानी में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपके प्रसिद्ध नाम लियू युक्सिंग से परिचित न हो। ली हॉन का विचार सरल था। ताया डिवाइनिटी के नियमों के अनुसार नौसिखिए रैंकिंग प्रतियोगिता में एक दिन में अधिकतम 12 मैच ही खेले जा सकते थे। इससे प्रतियोगियों को अत्यधिक थकान से बचाया जा सकता था, जिससे उनकी ताकत में गिरावट आ सकती थी। लेकिन बिना लड़ाई के जीत हासिल करने वाले ही उनके पास अतिरिक्त मुकाबले हो सकते थे। इसलिए ली हॉन चाहता था कि लियू युक्सिंग मैदान में आकर ही उनको हराए। यही ही उनकी जीत के सिलसिले को तोड़ने का तरीका था। कम से कम वो होंडाओ एसोसिएशन को सट्टेबाजी शुरू करने से हुए नुकसान से तो बच सकता था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे ही उनको 50,000 ड्रैगन स्केल रून्स देने पड़ेंगे। ये ली हॉन के शरीर से मांस का एक टुकड़ा काटने के बराबर होगा। हाँ, भाई हॉन, क्या आपके होंडाओ संगठन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यी उनको रोक सके? ली हॉन ने सिर हिलाते हुए कहा, दूसरे वर्ष के साधकों में तो कई ऐसे हैं जो यी उनको हरा सकते हैं, लेकिन नौसिखियों में तो सचमुच कोई नहीं है। उद्धरण चिन्ह। होंडाओ एसोसिएशन लोहुओ एसोसिएशन जैसी बड़ी संस्था की तुलना में कहीं कमतर थी, जिसे बने हुए 3-4 साल हो चुके थे। इसकी नींव अभी तक मजबूत नहीं हुई थी और कई प्रतिभाशाली नवोदित खिलाड़ी होंडाओ एसोसिएशन में शामिल नहीं हुए, बल्कि अन्य बड़ी संस्थाओं में शामिल हो गए। ये संस्थाएं बेहतर लाभ प्रदान कर सकती थीं, जबकि ली हॉन द्वारा वादा किए गए लाभ 2-3 साल बाद ही मिलने शुरू हुए। परिणामस्वरूप ली हॉन शीर्ष 20 नवोदित खिलाड़ियों की रैंकिंग में से किसी को भी भर्ती करने में सफल नहीं हो सका। कियोनियो और चू शियाओरान जैसे कुछ अकेले खिलाड़ी भी थे जिन्होंने किसी भी संगठन में शामिल नहीं हुए। लियू युक्सिंग छठे स्थान पर था। ली हॉन चाहता था कि उसका मुकाबला यी यून से हो, क्योंकि वे एक दूसरे को काफी समय से जानते थे और दोस्त मानते थे। कियोनियो और चू शियाओरान की बात करें तो ली हॉन का उनसे कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। शायद वह उनके सामने टिक नहीं पाएगा, और अगर टिक भी जाए तो वे यी यून से ऊंचे दर्जे की थी। अगर वे यी यून को चुनौती देती तो यी यून उसे अस्वीकार भी कर सकता था। भाई हॉन, दोस्ती तो दोस्ती होती है, लेकिन हमें कुछ बातें स्पष्ट करनी होंगी। यी यून ने अभी तक अपने हथियार का इस्तेमाल भी नहीं किया है, और बिना हथियार के भी वह एक ही वार में बुली लॉर्ड्स को हरा सकता है। इसका मतलब है कि वह बहुत कुशल है। हालांकि उसने अब तक जो शक्ति प्रदर्शित की है उससे मुझे कोई खतरा नहीं है, लेकिन कौन जानता है, शायद उसके पास बहुत सारी छिपी हुई ताकत हो। इस बार मेरा इरादा पृथ्वी रैंकिंग में शीर्ष 5000 में तेजी से पहुंचने का है। यी यून अभी तक वहां नहीं पहुंच पाया है। अगर मैं उससे जीत भी जाता हूं तो मैं सिर्फ उसकी 10,000 तीसरी रैंक ही हासिल कर पाऊंगा। इसके अलावा मुझे कोई और फायदा नहीं है। मेरा जन्म ड्यूक के निवास में हुआ है और यी यून का जन्म क्लाउड वाइल्डनेस में हुआ है। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर मैं यी यून को हरा देता हूं तो लोग कहेंगे कि यह तो होना ही था, और इससे यी यून की प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे कि यी यून इतना शक्तिशाली है कि ड्यूक के निवास के लियू युक्सिंग ने उसे चुनौती दी थी। लियू युक्सिंग ने धीरे से कहा, राजधानी के बेटों में एक वाकई ताकतवर विशेषज्ञ होने के नाते वह 4 गुंडों जैसे बदमाशों से बिल्कुल अलग था। वह खुद को संजोना भी जानता था। सामान्य परिस्थितियों में वह क्लाउड वाइल्डनेस के एक लड़के को चुनौती क्यों देता? यह एक कुलीन शिष्य के देहाती व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा करने के समान था। इसका अर्थ था लियू युक्सिंग की प्रतिष्ठा में गिरावट। अगर तुम यी यून को हरा देते हो तो मैं तुम्हें इनाम के तौर पर 3000 ड्रैगन स्केल रून्स दूंगा। ली हॉन को पता था कि लियू युक्सिंग इसका विरोध क्यों कर रहा है। उसने यी यून को शक्तिशाली दिखाने का नाटक सिर्फ कुछ पैसे के लिए किया था। ली हॉन की बातें सुनकर लियू युक्सिंग हंस पड़ा। भाई हॉन वाकई समझदार है, लेकिन 3000 तो बहुत कम है। 8000 ड्रैगन स्केल रून्स लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो। लियू युक्सिंग ने एक हास्यास्पद सौदा किया, जिसे देखकर ली हॉन हैरान रह गया और बोला, 8000? तुम तो सिर्फ एक बार लड़ने वाले हो और तुम्हें 8000 चाहिए। लियू युक्सिंग शक्तिशाली तो था, लेकिन 8000 ड्रैगन स्केल रून्स बहुत ज्यादा थे। वैसे भी नौसिखिए के तौर पर उसने इस दौरान इतनी आसानी से ड्रैगन स्केल रून्स नहीं कमाए थे। अगर यी यून 8 और राउंड जीत जाती है तो आपको 50,000 देने होंगे। मुझे तो सिर्फ 8000 चाहिए। यह अनुचित नहीं है। लियू युक्सिंग ने ली हॉन की कमजोर नस पर वार किया और एक बहुत ही अनुचित कीमत बताई। ली हॉन ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, 8000 ही सही, लेकिन तभी जब तुम जीतोगे। चिंता मत करो। लियू युक्सिंग हंसते हुए बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। क्लाउड वाइल्डनेस के एक लड़के ने तो बस कुछ गुंडों को पीटा है, मैं उससे कैसे हार सकता हूँ? चारों गुंडा सरदारों और होंडाओ संघ के अन्य सदस्यों की रैंकिंग सैकड़ों में थी। उनकी और छठे स्थान पर रहे लियू युक्सिंग की ताकत में वाकई बहुत बड़ा अंतर था। यही कारण था कि लियू युक्सिंग इतना आत्मविश्वासी था। अध्याय 222, तारा चुनने वाला हाथ। रात के समय अखाड़े के हॉल में कई नौसिखिए इकट्ठा थे। वे दिन भर की लड़ाइयों और उनके परिणामों पर चर्चा कर रहे थे, साथ ही अगले दिन के चैलेंज टोकन का इंतजार कर रहे थे। यी यून जैसे कुछ लोकप्रिय लोगों को छोड़कर, जिन्हें रैंकिंग मुकाबले शुरू होने से पहले ही 30 से अधिक मुकाबले सौंप दिए गए थे, बाकी साधकों को इतने मुकाबले नहीं लड़ने पड़ते थे। आमतौर पर वे पहले दिन के परिणामों और रैंकिंग पर विचार करने के बाद अगले दिन के मुकाबलों का फैसला करते थे। इसलिए चैलेंज टोकन हर दिन दोबारा बांटे जाते थे। यी यून को चुनौती देने के लिए दिए गए 12 चैलेंज टोकन को इकट्ठा कर लिया गया और फिर उन लोगों को दोबारा वितरित कर दिया गया जिन्होंने यी यून से लड़ने के लिए जगह आरक्षित कर रखी थी। पहले यी यून के चैलेंज टोकन आसानी से बिक जाते थे, लेकिन आज यह एक गर्मागर्म मुद्दा बन गया है। इसे कोई नहीं चाहता था।
लेकिन मैच आरक्षित हो जाने और शर्त का भुगतान हो जाने के बावजूद टोकन लेना ही पड़ता था, भले ही आप ऐसा न चाहते हो। झांग चांद कहाँ है? आओ और अपना चैलेंज टोकन ले लो, जल्दी करो। चैलेंज टोकन बांटने वाले प्रभारी ने अधीरता से कहा। ये यून के लिए चैलेंज टोकन आरक्षित करने वाले सभी लोगों ने तरह तरह के बहाने बनाकर उन्हें अस्वीकार कर दिया था। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें फांसी के घाट भेजा जा रहा हो। अपना नाम सुनते ही झांग चांद का चेहरा उदास हो गया, मानो उसके माता पिता की मृत्यु हो गई हो। वह अनिच्छा से भीड़ से बाहर निकला। प्रशासक की मेज पर यून के लिए चुनौती टोकन देखकर झांग चांद को अपना ही चेहरा थप्पड़ मारने का मन हुआ। आखिर उसे इतना कंजूस क्यों होना पड़ा? जब उसने इसे हथियाया था तब उसे लगा था कि उसने बड़ी रकम जीत ली है, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि यह टोकन जिसे उसने छीना था किसी ईंट के टुकड़े जैसा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके पास ईंटों से जकड़े रहने के अलावा और कोई काम ही न हो। जैसे ही झांग चांद मंच पर चढ़े, सफेद वस्त्र पहने एक युवक शांति से उनके पास से गुजरा। उसके हाथ में एक मुड़ा हुआ पंखा था और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई घूमने फिरने वाला पर्यटक हो। इस युवक को देखते ही झांग चांद एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह सोच ही रहा था कि सामने वाला क्या करेगा, तभी उसने युवक को हाथ हिलाते देखा, मानो उसकी हथेली चुंबकीय शक्ति से काम कर रही हो, और मेज पर रखा टोकन सरसराहट की आवाज के साथ सफेद कपड़े पहने युवक के हाथ में जा गिरा। अगर आपको यह नहीं चाहिए तो मैं इसे आपके लिए ले लूंगा। सफेद कपड़े पहने युवक मुस्कुराया। वह मुड़ा और अपने पंखे को पॉप की आवाज के साथ धीरे धीरे फड़फड़ाने लगा। ये युवक बेहद आकर्षक लग रहा था और मानो जैद पत्थर का टुकड़ा हो। हालांकि वह स्त्रीत्वपूर्ण दिखता था और उसमें मर्दानगी की कमी थी। ये दृश्य देखकर आसपास के लोग अचंभित रह गए। वह हवा के रास्ते चीजें कैसे लाता था, विचारों और युवांची को एक जादुई हथियार में समाहित करके फिर उसे टेलीकिनेसिस के माध्यम से नियंत्रित करके लोगों को मारना। क्या ये केवल युवान फाउंडेशन क्षेत्र के योद्धाओं की ही क्षमता नहीं थी? ये युवक 14 वर्ष से अधिक आयु का नहीं लग रहा था। वह युवान फाउंडेशन क्षेत्र में तो हो ही नहीं सकता था, अन्यथा वह राष्ट्रीय स्तर पर सनसनी बन गया होता। वह लियू यक्सिंग है। किसी ने सफेद कपड़े पहने युवक को पहचान लिया और जोर से कहा, ओह, लियू यक्सिंग। कई लोगों ने लियू यक्सिंग को व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने उनका नाम सुना था। भले ही लियू यक्सिंग पृथ्वी रैंकिंग में 10,000 छठे स्थान पर हो, लेकिन सभी जानते थे कि शुरुआती रैंकिंग पूरी होने के बाद 10,000 से ऊपर के खिलाड़ी रैंकिंग में तेजी से ऊपर चढ़ेंगे। उनके लिए कुछ हजार स्थान ऊपर चढ़ना सामान्य बात थी, और पृथ्वी रैंकिंग में 4,000,5,000 स्थानों के आसपास पहुंचना तो बहुत आम था। तो ये ड्यूक लियू का बेटा है। उसने पहले जो दिखाया वह लियू परिवार की गुप्त तकनीक स्टार पिकिंग हैंड थी। टेलीकिनेसिस वास्तव में केवल युवान फाउंडेशन स्तर के योद्धाओं की ही क्षमता थी। जब ये यून ने स्वर्ग उथल पुथल मोहर को अपना हथियार चुना था, तब रेफरी ने ये यून से कहा था कि केवल युवान फाउंडेशन स्तर का योद्धा ही स्वर्ग उथल पुथल मोहर को नियंत्रित कर सकता है और ये यून का साधना स्तर पर्याप्त है। बाद में ये यून ने वास्तव में स्वर्ग उथल पुथल मोहर को नियंत्रित नहीं किया, बल्कि उसे एक ईंट की तरह इस्तेमाल किया। बेशक लियू यक्सिंग ने युवान फाउंडेशन क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन बैंगनी रक्त क्षेत्र के अन्य योद्धाओं पर जो सीमाएं लागू होती थीं, वे लियू यक्सिंग पर लागू नहीं होती थीं। किसी को नहीं पता था कि स्टार पिकिंग हैंड किस प्रकार की साधना तकनीक है, लेकिन केवल टेलीकिनेसिस करने की क्षमता ही अपने आप में चौंकाने वाली बात थी। ताया दिव्य नगरी में वास्तव में कई छिपे हुए ड्रैगन थे। यहाँ तक कि कुछ बैंगनी रक्त स्तर के योद्धाओं के पास भी ऐसी क्षमता थी जो केवल युवान फाउंडेशन स्तर के योद्धा ही कर सकते थे। लियू यक्सिंग ये यून को चुनौती देना चाहता है, एक गंजे युवक ने आश्चर्य से कहा। ये यून की चुनौती स्वीकारोक्ति लेने का लियू यक्सिंग का कारण स्पष्ट था। अपनी ताकत के दम पर लियू यक्सिंग नवागंतुकों में छठे स्थान पर रहा। ये यून से बिल्कुल अलग था। अब तो ये देखना दिलचस्प होने वाला था, क्योंकि लियू यक्सिंग ने ये यून को चुनौती दे दी थी। चुनौती। जब लियू यक्सिंग ने गंजे युवक के ये शब्द सुने तो उसे ये बहुत कठोर लगे। अपने कद के बल पर ये यून से लड़ना उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने जैसा था, और वो चुनौती शब्द कहने की हिम्मत कैसे कर रहा था? क्या ये तुमने ही कहा था? लियू यक्सिंग ने धीरे से कहा, और बिना किसी स्पष्ट हरकत के गंजा युवक अचानक चौंक गया। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य तलवार ने उसकी भौहों पर निशाना साध दिया हो, जिससे उसे सांस लेने में कठिनाई हुई और उसका दिल रुक गया। गंजे युवक ने अपनी गर्दन पीछे की ओर झुकाए। उसने बड़ी ताकत से अपनी छाती पर दबाव डाला, मानो उसे बहुत दर्द हो रहा हो। भाई झांग, क्या हुआ? गंजे युवक के अजीब व्यवहार को देखकर उसके आसपास मौजूद दोस्त घबरा गए। वे तुरंत उसकी हालत देखने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन इस समय गंजे युवक ने अपने माथे पर दबाव कम होते हुए महसूस किया। वह अदृश्य हत्या का इरादा शांत हो गया। गंजे युवक के पसीने छूट गए। अब तक उसे पता नहीं चला था कि क्या हुआ था। उसकी ताकत कम थी और वह एक दूरदराज के राज्य के एक छोटे से परिवार से आता था। नौसिखियों में उसकी रैंक लगभग 2000 थी और वह सबसे निचले पायदान पर था। हालांकि उसे इतना कमजोर नहीं होना चाहिए था कि लियू यक्सिंग के हाथों लगभग मारा जाए। उसे तो ये भी नहीं पता था कि दूसरे पक्ष ने क्या चाल चली थी। तुम गंजे युवक ने भय से लियू यक्सिंग की ओर देखा। अभी अभी क्या हुआ? बिना परिणाम भुगते मन की बात नहीं कह सकते। लियू यक्सिंग अपने हाथ में पंखे से खेलते हुए स्त्री जैसी आवाज में बोला, कोई है जिसे ये यून बिल्कुल पसंद नहीं है और उसने मुझे उसे खत्म करने के लिए पैसे दिए हैं। तो क्या आपको समझ आया? तभी लोगों को समझ आया कि लियू यक्सिंग ने गंजे युवक को क्यों दंडित किया था। उसे चुनौती शब्द अपमानजनक लगा था। उसे ये यून को हराना था, न कि उसे चुनौती देना। आमतौर पर चुनौती शब्द का अर्थ होता है किसी कमजोर व्यक्ति का किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से युद्ध करना।
लियू युक्सिंग ने अपना पंखा बंद किया और 9 मीटर की दूरी से गंजे युवक की छाती पर दबाव डाला। उसे पहले से ही पता था कि अगर वह यी यून के खिलाफ यह मैच जीत भी जाता है तो इससे केवल यी यून की प्रतिष्ठा ही बढ़ेगी। वह इससे खुश नहीं था, इसलिए जब उस गंजे युवक ने यह बात कही तो वह और भी परेशान हो गया। गंजे युवक को ऐसा महसूस हो रहा था मानो लियू युक्सिंग का पंखा उसकी छाती पर दबाव डाल रहा हो, जिससे उसकी हृदय गति धीमी हो रही हो। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहा, मैं समझ गया। तभी लियू युक्सिंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसने यी यून के लिए चुनौती चिन्ह लेने आए झांग चांद की ओर देखा और कहा, चिन्ह मेरा है। यी यून के साथ युद्ध के लिए बस हार मान लो। लियू युक्सिंग ने लापरवाही से कहा। जाहिर है झांग चांद के पास असहमति जताने का कोई विकल्प नहीं था। उसने लहसुन कूटते हुए सिर हिलाया और कहा, जी हाँ, कृपया इसे ले लीजिए। लियू युक्सिंग मुस्कुराए और यी यून के टोकन से 2 बार खेलने के बाद हॉल से बाहर जाने के लिए मुड़ गई। हॉल के अंदर मौजूद लोगों ने तुरंत लियू युक्सिंग के लिए रास्ता बना दिया। भला कौन लियू युक्सिंग का रास्ता रोकने की हिम्मत करेगा। लियू युक्सिंग की पीठ रात के अंधेरे में गायब होते देखी लोगों ने मुंह में पानी भरकर फुसफुसाते हुए कहा, यह आदमी, ये तो यी यून से भी ज्यादा घमंडी है। यी यून ने चारों गुंडों के खिलाफ ईंट का इस्तेमाल किया था और शुरू से अंत तक कभी भी किसी उचित हथियार का प्रयोग नहीं किया। कई लोगों के लिए यह अहंकार का कार्य था, लेकिन लियू युक्सिंग की तुलना में यी यून को वास्तव में विनम्र माना जा सकता है। वह घमंडी है, लेकिन उसमें घमंड करने की क्षमता है। नौसिखियों में 6ठे स्थान पर होना। अगर यी यून को हटा दिया जाए तो लियू युक्सिंग वास्तव में 5वें स्थान पर है और लियू परिवार के स्टार पिकिंग हैंड की बहुत ख्याति है। ये कैसे काम करता है, यह एक रहस्य है, क्योंकि स्टार पिकिंग हैंड को देखने वाले कई लोग अब मर चुके हैं। कई पारिवारिक कुलों के पास गुप्त साधना तकनीकें थीं जिन्हें वे अत्यंत गुप्त रखते थे। इन गुप्त साधना तकनीकों की शक्ति और प्रभाव भी अज्ञात थे। बेशक शक्तियों और प्रभावों को पूरी तरह से गुप्त रखना असंभव था। प्रतियोगिताओं या लड़ाइयों के दौरान भी लोग इसे देख सकते थे, लेकिन इससे कम जानकारी रखने वाले और अनभिज्ञ लोग इन चालों को समझ नहीं पाएंगे। इस प्रकार ये चालें और भी रहस्यमय और भयावह हो जाती हैं। लियू युक्सिंग ने कहा कि किसी ने उसे यी यून को हराने के लिए पैसे दिए हैं। ये ली होंग ही होगा। आखिर यी यून ने होंगदाओ एसोसिएशन के सट्टेबाजी पूल में बहुत बड़ी रकम दांव पर लगाई थी। ली होंग असहाय होकर इंतजार नहीं करेगा। मुझे लगा था कि कल के मैच में यी यून की एक तरफा जीत होगी, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा। हमें स्टार पिकिंग हैंड का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। कई लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिनमें वह गंजा युवक भी शामिल था जिसे लियू युक्सिंग ने सबके सामने अपमानित किया था। वह भी लियू युक्सिंग की साधना तकनीक के बारे में जानना चाहता था और यी यून को लियू युक्सिंग से कैसे निपटना था। ... एक रात बिना किसी आयोजन के बीतने के बाद ताएह डिवाइन सिटी के नवागंतुक सुबह होते ही अखाड़े की ओर उमड़ पड़े। एक रात साधना करने के बाद भी यी यून को यह नहीं पता था कि आज उसे किस तरह के विरोधियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि यी यून के पास कल इकट्ठा करने के लिए कोई चैलेंज टोकन नहीं थे, इसलिए वह हॉल में नहीं गया। रास्ते में चलते हुए यी यून ने देखा कि कई लोग उसे देख रहे थे और आपस में कुछ चर्चा कर रहे थे। यी यून की शक्ति इतनी भयावह थी कि इन लोगों में यी यून की ओर इशारा करने की हिम्मत नहीं थी। उनकी सारी बातचीत युवांशी संचार के माध्यम से ही हो रही थी। यी यून ने अजीब नजर से देखा और अपनी नाक को छुआ। आखिर चल क्या रहा है? यी यून, तुम फिर से मशहूर हो गए। दूर से झो कोई एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ यी यून की ओर बढ़ा। उसने कल शर्त लगाई थी कि यी यून लगातार 10 से अधिक मैच जीतेगा। इस शर्त पर उसने ड्रैगन स्केल रून्स की एक बड़ी राशि जीती थी, इसलिए वह बहुत खुश था। पहले उसे लगता था कि अगर उसे पता होता कि यी यून इतना शक्तिशाली है तो वह यी यून की लगातार 20 जीत पर दांव लगाता। इससे उसे अधिक लाभ होता, लेकिन आज उसे पता चला कि यी यून पर लियू युक्सिंग की नजर थी। जब झो कुई शुआनवू सेना में थे तब उन्होंने एक सेनापति को ताएह दिव्य साम्राज्य में नई पीढ़ी के नायकों का जिक्र करते सुना था। उस समय सेनापति ने लियू युक्सिंग का नाम लिया था। वह एक बेहद शक्तिशाली व्यक्ति थे और पहले भी युद्ध के मैदान में जाकर कई लोगों को मार चुके थे। लियू युक्सिंग एक अभिमानी व्यक्ति था और वह दूसरों को अपने से कमतर समझता था, लेकिन ये सब अदम्य शक्ति की नींव पर टिका था। ये सुनकर कि उनका मुकाबला लियू युक्सिंग से होने वाला है, झो कुई को अपनी किस्मत पर थोड़ी खुशी हुई। वह शुक्रगुजार था कि उसने यी यून के 20 मैच जीतने पर दांव नहीं लगाया था। आज का मुकाबला यी यून जीतेगा या नहीं, यह अभी भी अनिश्चित था। यी यून के भ्रमित चेहरे को देखकर झो कुई ने कहा, भाई यी, क्या आपको नहीं पता? आज आपका मुकाबला लियू युक्सिंग से होगा। अध्याय 223, लियू युक्सिंग से जूझना। लियू युक्सिंग। झो कुई की बातें सुनकर यी यून क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। स्पष्ट रूप से झो कुई के शब्दों का अर्थ था कि लियू युक्सिंग बहुत शक्तिशाली था, अन्यथा वह उसे यह बताने के लिए इतनी जल्दी क्यों आता। नौसिखियों में यी यून चू शियाओरान और क्यूनियो को जानता था। बाकी प्रतिभाशाली नौसिखियों के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। चौथे स्थान के बाद के किसी भी नौसिखिए के बारे में यी यून को कोई जानकारी नहीं थी। इसका कारण ये था कि यी यून यहाँ आने के बाद से केवल जड़ी बूटियां चुनता या खेती करता था। उसे यहाँ घटी लगभग किसी भी घटना की जानकारी नहीं थी, इसलिए वह प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में बहुत कम जानता था। क्या लियू युक्सिंग बहुत शक्तिशाली है? बिल्कुल, वह ड्यूक लियू का बेटा है। वह पहले ही युद्ध के मैदान में जा चुका है, उसने पहले भी हत्याएं की हैं। वह नौसिखियों में 6ठे स्थान पर है, नवागंतुकों में 6ठे स्थान पर। इस रैंकिंग को सुनकर यी यून ने बस इतना ही सोचा, ठीक है। लेकिन झो कुई के चेहरे के भाव देखकर मानो लियू युक्सिंग कोई असाधारण शक्ति हो, यी यून उसे चौंकाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप सिर हिलाया। उसने कहा, तो फिर यह कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी शक्ति कम नहीं है। उद्धरण चिन्ह, ये सिर्फ ठीक ठाक ही नहीं है,
लियू युक्सिंग के स्टार पिकिंग हैंड की हमला करने की विधि बेहद अनोखी है। आपको इस पर ध्यान देना होगा। ये 100 कदम दूर से भी किसी व्यक्ति को अदृश्य तरीके से मार सकता है। झू कुई को स्टार पिकिंग हैंड के बारे में कुछ जानकारी थी, लेकिन उसकी समझ का स्तर बहुत विस्तृत नहीं था। सितारा चुनने वाला हाथ। बेशक ये युन ने इस साधना तकनीक के बारे में कभी नहीं सुना था। किसी को 100 कदम दूर से अदृश्य तरीके से मारना उसे विचित्र लगा, लेकिन विचित्र होना शक्तिशाली होने के बराबर नहीं था। वह जानता था कि ताया पवित्र तकनीक निस्संदेह ताया दिव्य साम्राज्य की सर्वोत्कृष्ट साधना तकनीक थी। इसे प्राप्त करने का अवसर मिलना कितना कठिन था या इसकी साधना कितनी कठिन थी, यही इस बात का प्रमाण था। करोड़ों वर्षों के दौरान अनगिनत ऋषियों ने ताया पवित्र तकनीक सीखी थी, यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी थे जिनमें ताया पवित्र तकनीक में अपनी स्वयं की समझ और ज्ञान को जोड़ने की क्षमता थी। वास्तव में ताया पवित्र तकनीक में निहित नियमों में योगदान देने वाले ही सर्वोच्च ऋषि स्तर के विशेषज्ञ थे। ऐसे स्तर के व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी ताया दिव्य राज्य में प्रकट नहीं होते थे। ये युन अखाड़े में पहुंची। कल की तुलना में आज अखाड़े में बहुत अधिक लोग थे। ताया डिवाइन सिटी के कई द्वितीय और तृतीय वर्ष के साधक आज के मैच देखने आए थे। ये युन के पिछले दिन के शानदार प्रदर्शन की खबर ताया डिवाइन सिटी के नवोदित खिलाड़ियों के बीच फैल गई थी। ये युन का प्रदर्शन अभी भी इतना प्रभावशाली नहीं था कि यान कियान और याओ दाओ जैसे युआन फाउंडेशन स्तर तक पहुंच चुके वरिष्ठ साधकों का ध्यान आकर्षित कर सके। लेकिन 2000-3000 से ऊपर की रैंक वाले अनुभवी साधकों के बीच ये युन जैसा व्यक्ति उनके लिए संभावित खतरा था। 1 साल से भी कम समय में ये युन उनकी जगह लेने के लिए आ रही होगी। भावी प्रतिद्वंद्वी पर ध्यान देना हमेशा अच्छा होता है। वही ये युन है। ये युन के प्रकट होते ही उन्होंने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ये कहा जा सकता है कि ये युन को ताया दिव्य नगरी में शायद ही कोई प्रमुख व्यक्ति माना जाता था। लियू युक्सिंग प्रकट हुए हैं। ये लियू युक्सिंग है। भीड़ में थोड़ी हलचल के बीच सफेद कपड़ों में एक युवक मैदान में दाखिल हुआ। लियू युक्सिंग एक नाजुक जैड की तरह था और बेहद परिष्कृत था। उसके बेदाग कपड़े और जूते सफेद और एकदम नए जैसे थे। लियू युक्सिंग ने ये युन पर बस एक नजर डाली, उसके बाद उसने उसकी ओर देखना बंद कर दिया। वह अपनी सीट पर बैठ गया और ध्यान केंद्रित करने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने आसपास की हर चीज से बेपरवाह हो और उसके व्यवहार में अहंकार झलक रहा था। ये युन ने चुपचाप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके स्वर्ग की आंख से संपर्क स्थापित किया और 30 मीटर से अधिक की दूरी से चुपके से लियू युक्सिंग का अवलोकन किया। स्वर्ग की आंख बनाने के बाद ये युन किसी व्यक्ति के शरीर के भीतर युआन क्यूई के उतार चढ़ाव की एक मोटी समझ हासिल कर सकता था और उससे उस व्यक्ति के साधना स्तर का अनुमान लगा सकता था। वह पर्पल ब्लड क्षेत्र के अंतिम चरण में होना चाहिए। ये युन को लगा कि लियू युक्सिंग का साधना स्तर उससे थोड़ा ही अधिक था, इसलिए यह मानना तर्कसंगत था कि वह बैंगनी रक्त क्षेत्र के अंतिम चरण में था। नवागंतुक रैंकिंग मैचों के लिए दूसरे दिन की प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। ये युन के शुरुआती कुछ विरोधियों ने तुरंत हार मान ली, जब तक कि दिव्य वन्य मंच 10,003 ये युन 10,006 लियू युक्सिंग मैच के लिए मंच पर आओ। रेफरी ने डिवाइन वाइल्ड ने स्टेज पर जोर से चिल्लाया। वे उठ खड़े हुए। बहुत से लोग चल रहे मैचों पर ध्यान नहीं दे रहे थे और केवल ध्यान लगा रहे थे या आपस में निजी तौर पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब वे सभी ध्यान देने लगे और सीधे दिव्य वन्य मंच की ओर देखने लगे। उनमें से कई लोग तो ये युन और लियू युक्सिंग का मैच देखने के लिए ही अखाड़े में आए थे। अब आखिरकार इसकी शुरुआत हो ही गई थी। लियू युक्सिंग के कपड़े हवा में लहरा रहे थे। एक सुंदर हंस की तरह वह बिना धूल उड़ाए धीरे से मंच पर उतरे। उनकी यह हवा में उड़ने की कला कई लोगों के लिए आश्चर्य का विषय थी। पर्पल ब्लड योद्धाओं में उड़ने की क्षमता नहीं थी, लेकिन लियू युक्सिंग की उत्तोलन कला उड़ने से कम अलग नहीं दिखती थी। ये युन मंच पर चढ़े। वे लियू युक्सिंग से 30 मीटर दूर खड़े हुए और उनका सामना किया। लियू युक्सिंग के हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे और उसका सिर थोड़ा ऊपर की ओर झुका हुआ था। उसने ये युन की ओर देखा और शांत भाव से कहा, किसी ने मुझे तुम्हारी जीत का सिलसिला तोड़ने के लिए 8000 ड्रैगन स्केल रून्स दिए हैं, इसलिए आज इस मंच पर मेरा खड़ा होना तुम्हें चुनौती देने की इच्छा से नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते ही लियू युक्सिंग के हाथ में एक तलवार प्रकट हो गई। ये तलवार मानो जादू से प्रकट हुई। लियू युक्सिंग ने लापरवाही से तलवार घुमाए और उसकी धार ही युन की ओर तान दी, लेकिन तलवार अभी भी म्यान में ही थी। लियू युक्सिंग ने अपनी तलवार म्यान से बाहर नहीं निकाली और कहा, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप 10 चालों में मुझे तलवार म्यान से बाहर निकालने पर मजबूर कर दें और मेरे 3 वार झेल लें तो मैं आपको लियू परिवार की गुप्त तकनीक स्टार पिकिंग हैंड दिखाऊंगा। लियू परिवार के पूर्वजों ने निर्देश दिया था कि स्टार पिकिंग हैंड का आसानी से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि लोग इस साधना तकनीक के प्रभावों को देखें। इसलिए यदि संभव होता तो लियू युक्सिंग ही युन को खत्म करने के लिए स्टार पिकिंग हैंड का उपयोग नहीं करना चाहता था। वहां मौजूद सभी लोगों ने उसकी बात स्पष्ट रूप से सुनी। लियू युक्सिंग सचमुच बहुत घमंडी था। वह ये युन का सामना करते समय अपनी तलवार म्यान से बाहर नहीं निकालना चाहता था। ये युन कोई कमजोर नहीं था। इससे पहले ही वह 4 गुंडों को हराकर अपनी असाधारण शक्ति का प्रमाण दे चुका था। लेकिन लियू युक्सिंग ने उसके मैच देखने के बाद भी वही शब्द कहे। इसका मतलब ये था कि युन द्वारा प्रदर्शित शक्ति उसके लिए कोई खतरा नहीं थी। इस लड़ाई का परिणाम इस बात पर निर्भर करता था कि युन के पास कितनी छिपी हुई शक्ति थी। अगर ये युन के पास छिपाने के लिए और कुछ नहीं था तो उसकी हार निश्चित थी। लियू युक्सिंग वाकई में बहुत डरावना था। ताया दिव्य नगर में आए लगभग 2000 नौसिखियों में से सभी को श्रेष्ठ माना जाता था, लेकिन उनमें भी बहुत अंतर था। नौसिखियों में से विशेषज्ञ भी उन वरिष्ठ साधकों से कमतर नहीं थे जो ताया दिव्य नगर में 3 साल से अधिक समय से प्रशिक्षण ले रहे थे। क्या मैं तुम्हें 10 चालों के भीतर अपनी तलवार निकालने पर मजबूर कर दूं?
ये यून मुस्कुराया। उसका दाहिना हाथ उसके बाएं हाथ की अनामिका उंगली पर मौजूद अंतरस्थानिक अंगूठी को छू गया। हाथ को झटकते ही उसने स्वर्ग उथल पुथल मुहर निकाल ली। ये यून की इस हरकत को देखकर कई लोग कुछ देर तक हैरानी से देखते रहे, फिर जाकर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित हुआ। हे भगवान, क्या हम सही देख रहे हैं? क्या इस समय भी ये यून ईंट का इस्तेमाल करने वाली थी? क्या वह ईंट का इस्तेमाल लियू युक्सिंग के साथ मैच का निपटारा करने की योजना बना रहा था? ये यून ने महान कदकाठी वाले लियू युक्सिंग को 4 गुंडों की तरह ईंटों से कुचलने की योजना बनाई थी। क्या वह पागल था? स्वर्ग उथल पुथल मुहर हाथ में लिए ये यून ने अपनी कलाई ढीली की और कहा, अगर तुम मुझे 10 चालों में अपनी तलवार निकालने पर मजबूर कर सकते हो और अगर तुम मेरे 3 वार झेल सकते हो तो मैं तुम्हें अपनी हाल ही में सीखी हुई एक साधना तकनीक दिखाऊंगा। ये यून ने लियू युक्सिंग के शब्दों को बिना ज्यादा बदलाव किए उसी के शब्दों में दोहरा दिया। लियू युक्सिंग जम गई। क्या कहा आपने? लियू युक्सिंग के माथे पर एक हरी नस उभर आए और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह काफी सनकी था। वह जानता था कि यून वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन लियू युक्सिंग का स्वभाव ही ऐसा था। लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ये यून उससे भी ज्यादा सनकी होगी। उसने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की। लियू युक्सिंग ने अपनी तलवार म्यान से बाहर नहीं निकाली, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह तलवार का इस्तेमाल नहीं करेगा। म्यान में रखी तलवार भी ईंट से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। तुम्हें 10 चालों में अपनी तलवार म्यान से निकालने पर मजबूर कर दूं और तुम मुझे अपनी साधना तकनीक दिखाओगे? हाँ, लियू युक्सिंग गुस्से से हंस पड़ा। वह ये यून को लियू परिवार की स्टार पिकिंग हैंड तकनीक का प्रदर्शन करने को तैयार था, फिर भी ये यून ने उसे उन्हीं शब्दों से जवाब दिया। लेकिन आखिर उसके पास ऐसी कौन सी साधना तकनीक हो सकती है जो स्टार पिकिंग हैंड की बराबरी कर सके? लियू युक्सिंग को लगा कि ये यून ने उनका और स्टार पिकिंग हैंड का अपमान किया है। मौत को दावत देना। गुस्से में आकर लियू युक्सिंग ने हमला कर दिया। अखाड़े के बीचों बीच स्थित शांत दिव्य वन्य मंच तुरंत ही तेज हवा के झोंके से हिल उठा। तलवार की ऊर्जा तेजी से ऊपर उठी और बेरोक-टोक बाहर निकल गई। लियू युक्सिंग भूत की तरह ही यून के सामने प्रकट हुई। ये भयंकर हवा उसकी फुर्तीली चाल का नतीजा थी। यह एक भयानक गति थी। वाह! लियू युक्सिंग ने सीधे ये यून की गर्दन पर वार किया। म्यान में रखी तलवार की आक्रमण शक्ति कम होती, लेकिन लियू युक्सिंग की युवांची ऊर्जा से परिपूर्ण इस वार की ताकत भी बेहद भयावह थी। चा 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 तलवार के आने से पहले ही उत्तेजित तलवार ची ने बैंगनी टंगस्टन के फर्श को एक तेज तलवार की तरह काट डाला था, जिससे उस पर चौंकाने वाले तलवार के निशान दिखाई दिए। बैंगनी रंग का टंगस्टन बेहद कठोर था, लेकिन तलवार की ऊर्जा ने फिर भी उस पर निशान छोड़ दिया। इससे स्पष्ट था कि लियू युक्सिंग का हमला कितना शक्तिशाली था। इस तलवार को आते देख ये यून पीछे हट गया और अपने हाथ में मौजूद स्वर्ग उथल पुथल मुहर का उपयोग करके इसे रोक दिया। डिंग! धातु की एक तेज आवाज सुनाई दी। ये यून ने स्वर्ग उथल पुथल मुहर को कांपते हुए महसूस किया। अनियंत्रित तलवार की ऊर्जा ने स्वर्ग उथल पुथल मुहर पर सीधा प्रहार किया था। इसे ब्लॉक कर दिया गया। कई लोग बेहद आश्चर्यचकित थे। ये यून ने लियू युक्सिंग की तलवार की शक्ति को रोकने के लिए स्वर्ग उथल पुथल मुहर का इस्तेमाल किया था। पहला वार पूरा हो गया। लियू युक्सिंग की आंखों में एक भयानक भाव कौंध गया। स्वर्ग उथल पुथल मुहर जैसे छोटे और कमजोर हथियार से तो लोगों को मारना भी मुश्किल था, लेकिन इसे ढाल के रूप में इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन ये यून ने वास्तव में इसका इस्तेमाल करके उसके हमले को रोक दिया। पहाड़ों पर निशाना साधते हुए लियू युक्सिंग की चाल बदल गई और ये यून पर तलवार की किरणों की बौछार होने लगी। तेज धारदार किरणें हवा में घुल मिल गईं। केवल किरणें ही दिखाई दे रही थीं, तलवार खुद नहीं। लोगों के लिए ये कल्पना करना मुश्किल था कि म्यान से बाहर निकली तलवार इतनी सारी किरणें उत्पन्न कर सकती है। इन ब्लेड बीमों ने 9 मीटर के दायरे को कवर कर लिया था। इन 9 मीटर के भीतर लगभग सब कुछ लियू युक्सिंग के पूर्ण अधिकार में था। ये यून इस पूर्ण सुरक्षा क्षेत्र के अंदर घिरा हुआ था। इस क्षेत्र के अंदर होने के कारण उस पर तलवारों के अनगिनत हमले हो सकते थे और पलक झपकते ही 100 वार किए जा सकते थे। गति की प्रतियोगिता। ये यून मुस्कुराया। गति के मामले में उसे कभी डर नहीं लगा था। अध्याय 224 अत्यधिक गति। लियू युक्सिंग की तलवार बहुत तेज थी, इतनी तेज कि वहां मौजूद शक्तिशाली साधकों को भी उसकी तलवार की चाल देखना मुश्किल हो रहा था। अगर कोई दूसरे पक्ष की चाल देख भी लेता तो इसका मतलब यह नहीं था कि वह हमलों से बच सकता था। अब जब चालें दिखाई ही नहीं दे रही थी तो उनसे बचना कैसे संभव था? हालांकि लियू युक्सिंग की तलवार की ऊर्जा काफी दूर स्थित थी, फिर भी कई लोगों ने असीम हत्या की भावना को महसूस किया। ऐसा लग रहा था मानो वह भावना उनकी भौहों तक पहुंच गई हो। जो कुई, सोन जिजुन और उनके साथी सभी ये यून के लिए पसीने से तरबतर हो गए। चा 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 उस क्षण भर में दर्जनों ब्लेड बीम ये यून के शरीर को भेदते हुए निकल गए। लोगों के घबराकर प्रतिक्रिया करने से पहले ही उन्होंने ये उनकी आकृति को धीरे धीरे क्षीण होते हुए देखा और फिर वह पूरी तरह से गायब हो गई। जिस चीज पर चाकू से वार किया गया था वह एक परछाई मात्र थी। जैसे जैसे लियू युक्सिंग की तलवार नीचे की ओर बढ़ती गई, ये यून का शरीर भी उसकी परछाई के साथ गायब हो गया। वह हवा में विलीन हो गया और अब दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि वह गायब हो गया था, लेकिन लोग बीच बीच में यून की परछाई को चमकते हुए देख सकते थे, इससे पहले कि वह एक ब्लेड बीम द्वारा नष्ट हो जाए। लियू युक्सिंग की तलवार हर जगह थी। बिना किसी चूक के वह यून पर लगातार वार कर रही थी। तलवार की गति इतनी तेज थी कि लोगों को लगा कि यून अगले ही पल तलवार की हवा से घायल हो जाएगा। लेकिन लियू युक्सिंग का वार हमेशा एक धुंधली छवि ही बनकर रह जाता था। तलवारों से भरे मैदान में हमला करने की तुलना में बचना निस्संदेह कहीं अधिक कठिन था। भयानक, ये यून हर बार लियू युक्सिंग की तलवार से बेहद कम अंतर से बच जाता है। ये कैसे संभव है? इतनी घनी तलवारों के बीच बचने की कोई जगह ही नहीं है। किसी ने अनजाने में यह सवाल पूछा।
तलवारों की किरणों के इस जाल में, इस विशाल जाली के भीतर कोई अपने शरीर को सिकुड़े बिना इन सभी से कैसे बच सकता है? किसी ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम गलत हो। लियू युक्सिंग की तलवार की किरणें देखने में जाल जैसी लग सकती हैं, लेकिन यह उसकी गति का मात्र भ्रम है। वह अभी भी एक एक करके तलवार चला रहा है। पहली और दूसरी बारी आती है, इसलिए यी यून इसे पूरी तरह से चकमा दे सकता है। तलवार लगभग हमेशा ही मनुष्य से तेज होती है। इतने सारे वारों से बचने के लिए किसी व्यक्ति को अपनी गति सीमा कम करनी पड़ती है, और यी यून निस्संदेह यही कर रहा था। इससे कई लोग और भी ज्यादा चिंतित हो गए। जैसे जैसे यी यून ने धीरे धीरे उनके सामने अपनी चाल चलन की तकनीकें प्रकट की, कई लोगों को अंततः यी यून की स्थिति समझ में आ गई। यह सूक्ष्मता की बड़ी सफलता का चरण है। क्या इस बच्चे ने सूक्ष्म बारीकियों में सफलता का वह मुकाम हासिल कर लिया है? लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। सूक्ष्मता के क्षेत्र में बड़ी सफलता, इसके लिए न केवल एक मजबूत आधार और शक्तिशाली शरीर की आवश्यकता थी, बल्कि इसे पूरा करने के लिए असाधारण अंतर्दृष्टि की भी आवश्यकता थी। चू शियाओरान ने धीरे से अपना हाथ दबाया। उसकी उंगलियां लगातार उसके हाथ के पिछले हिस्से से टकरा रही थीं। 4 गुंडे सरदारों के साथ युद्ध के दौरान यी यून ने अपनी असाधारण फुर्ती दिखाई थी, लेकिन इतनी नाटकीय नहीं थी। यह मानना मुश्किल है कि वह क्लाउड वाइल्डनेस से आया था। यह दुनिया इतनी बड़ी है और इसमें इतने सारे कुलीन लोग हैं। चू शियाओरान ने बुदबुदाते हुए कहा। उसके बगल में बैठी क्यूनियो ने भी आह भरी, हम आसमान के नीचे के नायकों को कमतर नहीं आंक सकते। ... रिंग में लियू युक्सिंग आक्रमण कर रहा था और यी यून चकमा दे रहा था। लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। यी यून को ऐसा लग रहा था मानो वह दिव्य राजधानी में स्थित फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स के अभ्यास में लौट आया हो। उसने पहले भी फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स का उपयोग करके अपने गति कौशल को निखारा था, लेकिन फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स निर्जीव थे, इसलिए आक्रमण करने में उनकी अनुकूलन क्षमता के मामले में वे लियू युक्सिंग से हीन थे। लेकिन लियू युक्सिंग की आक्रमण गति यी यून की संतुष्टि के अनुरूप नहीं थी। ये काफी तेज नहीं है। आपका नाम लियू युक्सिंग है ना? प्रश्नवाचक चिन्ह। आपने कितने हमले किए हैं? जैसे ही यी यून लियू युक्सिंग के पास से गुजरी, एक धीमी सी आवाज लियू युक्सिंग के कानों में पड़ी, जिससे वह लगभग खून की उल्टी करने लगा। लियू युक्सिंग ने पहले कहा था कि वह देखना चाहता है कि क्या यी यून 10 चालों में उसे अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालने के लिए मजबूर कर सकता है। पहाड़ों पर नियंत्रण एक पल में 10 वार कर सकता था, जिसे एक चाल माना जा सकता है। लेकिन फिर भी लियू युक्सिंग 10 चालों से कहीं आगे निकल चुका था। यी यून और लियू युक्सिंग के बीच लगभग 1 मिनट से लड़ाई चल रही थी। लियू युक्सिंग ने कितने वार किए, उनकी गिनती करना नामुमकिन था। इतने लंबे समय तक लापता रहने और यी यून द्वारा उपहास किए जाने के बाद लियू युक्सिंग बहुत क्रोधित हो गया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। क्लैंग। एक तेज आवाज के साथ लियू युक्सिंग के हाथ में मौजूद तलवार से म्यान उड़कर बाहर आ गई। चमकीली धार ने यी यून पर वार किया। लियू युक्सिंग ने आखिरकार अपनी तलवार निकाल ही ली। उसके पहले के घमंडी शब्द अब पूरी तरह से उसके ही खिलाफ अपमान में बदल गए थे। लियू युक्सिंग द्वारा अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालने के बाद उसकी आक्रमण गति में काफी सुधार हुआ। हालांकि यी यून अभी भी चकमा दे रही थी। हालांकि लियू युक्सिंग ने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली थी, लेकिन यी यून ने अभी तक अपनी कृपाण नहीं निकाली थी। यी यून, तुम। लियू युक्सिंग की आंखें मानो जल रही थीं। वह हमेशा से यह महसूस करता था कि ड्यूक के पुत्र होने के नाते क्लाउड वाइल्डनेस के एक गंवार यी यून से लड़ना उसकी प्रतिष्ठा का अपमान है। इसलिए वह अपनी तलवार निकालना या स्टार पिकिंग हैंड का प्रयोग करके ये साबित नहीं करना चाहता था कि वह और यी यून अलग अलग स्तर के हैं। लेकिन अप्रत्याशित रूप से स्थिति उलट गई। लियू युक्सिंग ने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली थी, लेकिन यी यून अभी भी एक ईंट पकड़े हुए था। यह तो हद से ज्यादा हो गया। लियू युक्सिंग सचमुच गुस्से में था। उसकी आक्रमण गति लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी वह यी यून की आस्तीनों को छू भी नहीं पा रहा था। यह देखकर दर्शक स्तब्ध रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लड़ाई इस हद तक पहुंच जाएगी। लियू युक्सिंग ने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली है, फिर भी वह यी यून पर वार नहीं कर पा रहा है। कई लोग अविश्वास में थे। कई लोगों ने सोचा था कि लियू युक्सिंग के जीतने की संभावना अधिक है, लेकिन अब यी यून ने उसे पूरी तरह से हरा दिया। ... तुम्हारी तलवार भी तेज नहीं है। यी यून की आवाज पीछे से आई। ये सुनकर लियू युक्सिंग क्रोधित हो गया, लेकिन वह यी यून का कुछ नहीं कर सका। इसी क्षण लियू युक्सिंग को अचानक अपने सिर के पीछे हवा का झोंका महसूस हुआ। एक घातक इरादे ने उस पर हमला कर दिया। हाथ में ईंट लिए यी यून ने लियू युक्सिंग के सिर पर निशाना साधा और उसे जोर से नीचे पटक दिया। यी यून, तुम। लियू युक्सिंग का सुंदर चेहरा पूरी तरह से विकृत हो चुका था। धत्तेरे की। अपनी तलवार को घुमाते हुए लियू युक्सिंग ने ऐन मौके पर यी यून के ईंट जैसे वार को रोकने में कामयाबी हासिल की। लेकिन जब यी यून ने आदिम जड़ी बूटी की ऊर्जा को आत्मसात कर लिया और ताया पवित्र तकनीक के पहले स्तर में महारत हासिल कर ली, तो उसकी शारीरिक शक्ति एक अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच गई। यी यून चाहे जो भी हथियार धारण करता, वह भी अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन कर सकता था। लियू युक्सिंग को ऊर्जा का एक तीव्र प्रवाह महसूस हुआ। इस झटके से उसका हाथ सुन्न हो गया और हथेली में दर्द होने लगा। इस ऊर्जा के निकलने की कोई जगह न होने के कारण लियू युक्सिंग लगभग अपना संतुलन खो बैठा। परिणामस्वरूप यी यून के ईंट जैसे प्रहार से उसका तेज गति से चलता शरीर हवा में उड़ गया। डैंग डैंग डैंग। लियू युक्सिंग नीचे उतरा और 3 कदम पीछे हट गया। उसका खून खौल रहा था। यी यून ने उसकी चाल ढाल को ध्वस्त कर दिया था। लियू युक्सिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह अपने पूरे जीवन में इतना शर्मिंदा कभी नहीं हुआ था। क्लाउड वाइल्डनेस के एक बच्चे ने उसे ईंट से मार दिया, और उसने न केवल उसे गिराया, बल्कि इतनी बुरी तरह गिराया कि उसका खून खौल उठा और उसे 3 कदम पीछे हटना पड़ा।
लियू युक्सिंग को लगा कि एक ड्यूक के बेटे और शाही राजधानी की युवा पीढ़ी के एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में ईंट से मारा जाना एक अपमान था। इतना ही नहीं, वो उसे रोक भी नहीं पाया। आसपास के योद्धा अवाक रह गए। उनके मन में ये यून एक रहस्यमय स्तर पर पहुंच गया था। एक ईंट को कोई तोड़ नहीं सकता था। यहाँ तक कि लियू युक्सिंग भी ये यून को अपनी तलवार चलाने पर मजबूर नहीं कर पाया था। भयानक, ये यून, तुमने मुझे सच में बहुत परेशान कर दिया। लियू युक्सिंग की आंखें लाल हो गईं। उसने अपनी अंतरस्थानिक अनुभूति को घुमाया और अपने शरीर में युआनची का संचार किया। ऐसा लगा मानो उसका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया हो। लियू युक्सिंग के शरीर पर पहले जो स्त्रीत्व का भाव छाया हुआ था वह काफी हद तक गायब हो चुका था। उसकी जगह जो भाव आया वह गहरा और तीखा था। ऐसा लग रहा था मानो लियू युक्सिंग के शरीर के भीतर कोई निर्जन जानवर छिपा हो। लियू युक्सिंग को उसकी वर्तमान स्थिति में देखकर कई लोग पल भर के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन अगले ही पल वे अचानक समझ गए कि लियू युक्सिंग क्या करने वाला है। ये है तारा चुनने वाला हाथ। लियू युक्सिंग आखिरकार स्टार पिकिंग हैंड का इस्तेमाल करने जा रहा था। इस स्थिति में यदि लियू युक्सिंग अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग नहीं करता तो ये यून द्वारा उसकी हार निश्चित थी। उनमें से कई लोगों ने पहले प्रसिद्ध स्टार पिकिंग हैंड के बारे में सुना था, लेकिन वे स्टार पिकिंग हैंड के प्रभावों से अनजान थे। ड्यूक लियू परिवार की इस गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए लियू युक्सिंग को देखकर वे उत्साह से भर उठे। क्या सितारा चुनने वाला हाथ स्थिति को पलटने में सक्षम होगा? ये यून ने हाथ में स्वर्ग उथल पुथल मोहर लिए लियू युक्सिंग को देखा। वह भी जानना चाहता था कि यह प्रसिद्ध मानी जाने वाली साधना तकनीक तय पवित्र तकनीक से कितनी अलग होगी। स्टार डेथ ब्लो चुनो। गुर्राते हुए लियू युक्सिंग ने हमला कर दिया। कुछ सूक्ष्म युआनची उतार चढ़ाव के साथ लियू युक्सिंग की तलवार तेजी से हवा में ही यून की ओर बढ़ी। उसी समय लियू युक्सिंग के अंतरस्थानिक घेरे से 10 से अधिक छोटी तलवारें निकली। प्रत्येक तलवार लगभग आधा फुट लंबी थी। ये छोटी तलवारें लियू युक्सिंग द्वारा फेंकी नहीं गई थीं, बल्कि स्वयं ही ये यून की ओर उड़ रही थीं। उस क्षण ऐसा लग रहा था मानो ये छोटी तलवारें जीवित हों। अध्याय 225, हाथ में एक ईंट लेकर दुनिया पर राज करना। उड़ती हुई तलवारें। जब ये यून ने चारों दिशाओं से अपनी ओर आती हुई छोटी छोटी तलवारें देखीं तो वह दंग रह गया। उसने पहले सोचा था कि स्टार पिकिंग हैंड किसी प्रकार की उंगली की तकनीक है, लेकिन यह अप्रत्याशित रूप से तलवार की तकनीक निकली। तलवारबाजी की एक तकनीक, लेकिन इसे स्टार पिकिंग हैंड कहा जाता है। एक मुख्य तलवार और 12 छोटी तलवारें, कुल 13 तलवारें आकाश में दागी गईं। इनमें से बड़ी संख्या में तलवारें ये यून की ओर नहीं गईं, बल्कि ये यून के आसपास के खाली स्थानों में जा गिरीं। जब छोटी तलवारें ये यून के बगल में कहीं आकर रुकी तो अचानक हवा में ही उनकी दिशा बदल गई। तलवारों की नोकें चारों दिशाओं से ये यून की ओर इशारा करने लगी। क्या उड़ने वाली तलवारें दिशा बदल सकती हैं? यह दृश्य देखकर वहां मौजूद योद्धा भयभीत हो गए। युआनची का प्रयोग करके हवा में ही हथियार की दिशा बदलना युआन फाउंडेशन क्षेत्र के योद्धाओं की एक तकनीक थी। लेकिन और गहराई से सोचने पर पता चला कि लियू युक्सिंग ने पहले भी इसी तरह की एक चाल का प्रयोग करके अखाड़े में यून के प्रतीक को अपनी ओर उड़ा दिया था। जाहिर तौर पर यह लियू युक्सिंग की विशेष क्षमताओं में से एक थी। 13 तलवारें चारों दिशाओं से ये यून की ओर आईं। यह एक ऐसा हमला था जिसमें बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। सूक्ष्म कुशलता से भी इनसे बचना बेहद मुश्किल था। सभी लोग ये यून और 13 तलवारों को हैरानी से देख रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं वे इस रोमांच से भरे अद्भुत दृश्य को देखने से चूक न जाएं। जैसे ही लोगों का ध्यान उड़ती हुई तलवारों की ओर आकर्षित हुआ, लियू युक्सिंग ने चुपके से एक उंगली का चिन्ह बनाया। उसने अपनी युआनची को अधिकतम सीमा तक प्रवाहित किया था। सारी ऊर्जा उसके दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली पर केंद्रित थी। पलक झपकते ही उसकी दोनों उंगलियां पन्ना हरे रंग की हो गईं। ये यून को 13 तलवारों से घिरा देखकर, जो उन्हें संभालने में संघर्ष करता हुआ प्रतीत हो रहा था, लियू युक्सिंग ने क्रूर भाव से सोचा, मर जा। यह असंभव है कि तुम ये समझ पाओगे कि उड़ने वाली तलवारें केवल दिखावटी चालें हैं। यह असली स्टार पिकिंग हैंड है। सितारा चुनना घातक प्रहार। लियू युक्सिंग ने अपनी उंगलियां फैलाईं और एक अदृश्य युआनची शक्ति शून्य हवा में विलीन हो गई और ये यून की ओर तेजी से बढ़ी। ये ची शक्ति इतनी छिपी हुई थी कि दिखाई नहीं दे रही थी। ये हवा में होने वाले एक सामान्य सूक्ष्म उतार चढ़ाव से लगभग अविभाज्य थी। अंतरिक्ष में एक लहर की तरह अविश्वसनीय गति से ये यून की ओर बढ़ी। उसी समय 13 तलवारों ने चारों दिशाओं से ये यून पर वार किया। पिकिंग स्टार डेथब्लो की सीटी की आवाज उड़ती हुई तलवारों के ध्वनि विस्फोटों के भीतर दब गई थी। तलवारों की किरणों से उसका घातक इरादा भी छिपा हुआ था। इस प्रकार लियू युक्सिंग का असली घातक प्रहार 13 उड़ती तलवारों में पूरी तरह समाहित हो गया था। लोगों का मानना था कि उड़ती तलवारें ही घातक प्रहार थीं, लेकिन वास्तव में ये लियू युक्सिंग का गुप्त बलाक्रमण था। डिंग 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 डिंग। ये यून ने स्वर्ग उथल पुथल मोहर लहराए और हवा में उड़ती तलवारों को रोक दिया। तेज धार वाली उड़ने वाली तलवारें ये यून के हमलों के सामने कोई खतरा नहीं थी। स्वर्ग उथल पुथल मोहर के एक ही वार से वे सभी नष्ट हो गईं। वे देखने में प्रभावशाली तो थीं, लेकिन उनमें कोई दम नहीं था। यहाँ तक कि मुख्य तलवार भी स्वर्ग उथल पुथल मोहर द्वारा चकनाचूर कर दी गई। क्या ये यून को मुख्य तलवार को दूर धकेलते देख दर्शक अवाक रह गए। वह घातक वार स्टार पिकिंग हैंड, जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसे चलाने से पहले लियू युक्सिंग ने इतनी मेहनत की थी, उसे यूं ही रोक दिया गया। जब दर्शक सदमे में थे तभी लियू युक्सिंग के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आए। उसकी सारी युआनची उस अचूक हमले में समाहित हो गई थी, इसलिए उड़ती हुई तलवारों में मौजूद युआनची स्वाभाविक रूप से कमजोर थी, लेकिन ये यून पहले से ही उनसे निपटने में व्यस्त था। वह घातक प्रहार सीधे यून के दिल की ओर गया था और इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह निशाने पर ही लगा था। अगर ये यून की हत्या के लिए उसे जेल भी जाना पड़े तो भी लियू युक्सिंग को इसका कोई अफसोस नहीं होगा।
मार। जैसे ही लियू युक्सिंग ने मन ही मन चीख मारी, ठीक उसी समय जब वार ये यून के दिल पर लगा, ये यून मुस्कुरा उठा। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और अत्यधिक गति के कारण उसकी भुजाओं से कई परछाइयां बन गईं। उसके शरीर के भीतर युआनची का विस्फोट हुआ। उसके सीने पर स्वर्ग उथल पुथल की मुहर लग गई। धमाका। तेज आवाज के साथ लियू युक्सिंग का हमला स्वर्ग उथल पुथल मुहर की ईंट की सतह से टकराया। भीषण टक्कर के बाद आए एक जबरदस्त झटके से हवा का प्रवाह शांत हो गया। इसके परिणामस्वरूप ये यून का शरीर हवा में बहुत ऊपर उठ गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ये यून को भी लगा कि उसकी बाहें सुन्न हो गई हैं। कितनी जबरदस्त शक्ति है। लियू परिवार की गुप्त तकनीक स्टार पिकिंग हैंड वाकई कमाल की है। हवा में अपने शरीर को स्थिर करते समय ही उनके मन में यह विचार कौन था। इस दृश्य को देखकर हर कोई पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। क्या हुआ? ये यून ने सभी उड़ने वाली तलवारों को तो रोक दिया था, लेकिन अंत में वह विशाल युआन की हुई विस्फोट कहां से आया? और सबसे ज्यादा हैरान तो लियू युक्सिंग थे। आखिरी दृश्य देखकर वे अवाक रह गए। लगभग हाथ में आई जीत का अंत इस तरह कैसे हो गया? ये कैसे संभव था? वह इतनी तेजी से कैसे चल सकता था कि 13 तलवारों को रोक सके और साथ ही उसके पिकिंग स्टार डेथब्लो को भी रोक सके? पिकिंग स्टार डेथब्लो ने लगभग उसी समय वार किया जब बाकी 13 तलवारें चली। क्या वह वास्तव में उन सभी को रोकने के लिए काफी तेज था? इतना ही नहीं, उसने ब्लेड बीम के भीतर छिपे फोर्स अटैक को भी खोज निकाला। लियू युक्सिंग इसे स्वीकार नहीं कर सका। उसकी सारी ऊर्जा उसे एक ही वार में समा गई थी, फिर भी ये यून ने उसे नाकाम कर दिया। वह ये यून को अपनी तलवार निकालने पर भी मजबूर नहीं कर पाया। उसके लिए यह एक घोर अपमान और हार थी। और इसी क्षण उसने अचानक पाया कि जिस ये यून को वह देख रहा था वह गायब हो गई थी। लियू युक्सिंग को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और प्रतिक्रिया देने में सुस्त हो गए। उसके मन में बेचैनी की तीव्र भावना उमड़ पड़ी। नहीं, लियू युक्सिंग ने मन ही मन चीख मारी। आखिरी क्षण में उसने आगे छलांग लगाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन स्टार पिकिंग हैंड का इस्तेमाल करने के कारण उसने अपनी युआनची का बहुत अधिक हिस्सा खर्च कर दिया था। गति का जो तात्कालिक उछाल आया था वह अब धीमा हो चुका था। बहुत देर हो चुकी थी। ये यून भूत की तरह लियू युक्सिंग के पीछे प्रकट हुआ। उसकी आंखें केंद्रित थीं और उसका पैर जमीन पर टिका हुआ था। उसका शरीर अभी भी हवा में था जब उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में चमकीली ईंट। हाथ ऊपर उठाए हुए ही ईंट नीचे गिर पड़ी। डोंग, एक तीखी आवाज गूंजी। ये यून की ठोस ईंट ने लियू युक्सिंग के सिर के पिछले हिस्से पर जोरदार प्रहार किया। लियू युक्सिंग का शरीर कांप उठा। उसे सिर के पीछे तेज दर्द महसूस हो रहा था और आंखों के सामने तारे चमक रहे थे। उसका पूरा शरीर अकड़ गया था। वह अल्जाइमर से पीड़ित व्यक्ति जैसा लग रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने धीरे धीरे अपना सिर ही यून की ओर घुमाया। इस समय लियू युक्सिंग की आंखों का ध्यान भटक गया था। फिर भी वह यून को स्पष्ट रूप से देखने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह अपने शरीर को गिरने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह गिर नहीं सकता था, कम से कम एक ईंट की वजह से तो बिल्कुल नहीं। यही एक विचार था जो लियू युक्सिंग को खड़े रहने की क्षमता प्रदान कर रहा था। अंततः बड़ी मुश्किल से उसने अपनी आंखों को स्थिर करने में कामयाबी हासिल की। उसे केवल ये यून की धुंधली आकृति ही दिखाई दी। इस समय ये यून ने अपने हाथ फिर से उठा लिए थे। वह चमकदार ईंट लियू युक्सिंग की आंखों के सामने कौंध गई। मैं तुम्हें। लियू युक्सिंग के होंठ कांपने लगे, मानो वह कुछ अपशब्द कहना चाह रहा हो। लेकिन जैसे ही उसने आधा शब्द भी बोला, उसने देखा कि एक जबरदस्त सुनहरी किरण नीचे गिरी। डोंग, लियू युक्सिंग की आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसका हृदय क्रोध और अपमान से भरा हुआ था, लेकिन अंततः वो उस सरल लेकिन क्रूर प्रहार को सहन नहीं कर सका। इसी के साथ वह अपने हाथ पैर फैलाकर जमीन पर गिर पड़ा। पेंग, पूरे स्टेडियम में केवल एक मृत कुत्ते के जमीन पर गिरने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। इसके अलावा वहां पूरी तरह सन्नाटा था। दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें ऐसा लगा मानो उनके दिलों को कीचड़ से सने खुरों वाले 10,000 सींगनुमा जानवरों ने रौंद डाला हो। ऐसा लग रहा था मानो उस कंपन ने उन्हें सुन्न कर दिया हो। हे भगवान, ये तो मजाक ही होगा। यहाँ तक कि लियू युक्सिंग को भी ये यून ने ईंट से मारकर गिरा दिया था। ईंट, ईंट, क्या एक ईंट इतनी हास्यास्पद हो सकती है? ये सचमुच। हाथ में एक ईंट लेकर दुनिया पर राज करो। असल में बात यह थी कि अगर भगवान मेरे रास्ते में आए तो मैं उन्हें मार डालूंगा। अगर बुद्ध मुझे रोकेंगे तो मैं उन्हें भी मार डालूंगा। रिंग में सब लोग लियू युक्सिंग को देख रहे थे, जिसके सिर पर एक बड़ा सा नीला काला सा उभार था। सबकी निगाहें दया से भरी थीं। एक ड्यूक के बेटे को क्लाउड वाइल्डनेस के एक गंवार ने ईंट से मार गिराया था। कल्पना कीजिए कि अगर यह खबर राजधानी तक पहुंचती तो क्या असर होता। लियू युक्सिंग राजधानी के उच्च वर्गीय हलकों में एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे। वह न केवल बलवान था बल्कि सुंदर और गरिमापूर्ण भी था। उसे देखकर लोगों को एक आकर्षक लड़के का आभास होता था। राजधानी की कई लड़कियां लियू युक्सिंग पर इतनी मोहित थीं कि वे उसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार थीं। अगर लियू युक्सिंग उन्हें एक नजर भी डाल देता तो वे मानो मर ही जाती। कई लड़कियों के दिलों में लियू युक्सिंग स्वर्ग से उतरे हुए किसी पुरुष देवता के समान थे। लेकिन अब इस तथाकथित पुरुष देवता को ये यून ने ईंट से पीट पीट कर इस हालत में पहुंचा दिया था। उसके बिखरे हुए बाल और सिर पर पड़े भयानक चोट के निशान को देखकर इस बात का जरा सा भी संकेत कहाँ था कि वह एक पुरुष देवता था। राजधानी के कई युवा मालिक जो लियू युक्सिंग से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने गुप्त रूप से एक डिस्कैरे का उपयोग करके लियू युक्सिंग की वर्तमान स्थिति की तस्वीरें ले ली। उन्होंने इन डिस्कैरे को राजधानी वापस भेजने की योजना बनाई ताकि लड़कियां देख सके कि ताया दिव्य शहर में लियू युक्सिंग कितनी शानदार स्थिति में थी। डिस्कैरे में छवि देखते हुए उन लड़कियों के दृश्य की कल्पना मात्र से ही ये युवक कुटिल मुस्कान के साथ हंसने लगे।
ये कहना ही पड़ेगा कि पुरुष मर्दाना प्राणी होने के नाते अपने से अधिक धनी, बलवान, सुंदर और लोकप्रिय लोगों से ईर्ष्या करने की जन्मजात प्रवृत्ति रखते हैं। जब ये तस्वीरें राजधानी वापस भेजी गईं, तो ये देखना आश्चर्यजनक होगा कि लियू युक्सिंग राजधानी के प्रतिष्ठित सामाजिक हलकों में फिर से अपना चेहरा कैसे प्रदर्शित कर पाएगा। जैसे ही उन्हें ये बात सूझी, उन लोगों को अपार खुशी का अनुभव हुआ। इस समय तक ये यून अपनी सीट पर वापस आ चुका था। ये यून का सामना करते हुए झो कुई का चेहरा मानो किसी प्राचीन सम्राट को देख रहा हो। उसने अपनी लार नीली और उसका मन हुआ कि वह कहे, तुम बहुत ही दबंग हो। अंत में झो कुई ने आखिरकार ये अपमानजनक शब्द बुदबुदाए, लेकिन ये यून ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, ठीक था। उसे बेहोश करने में मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। यह इतना आसान नहीं था। लियू युक्सिंग के खिलाफ ईंट का इस्तेमाल करने और दीप्तिमान सूर्य की ऊर्जा का उपयोग किए बिना ये यून ने पाया कि उसकी जीत वास्तव में काफी मुश्किल थी। लेकिन जब ये शब्द दर्शकों के कानों तक पहुंचे तो वे लगभग बेहोश हो गए। आपने एक ड्यूक के बेटे को ईंट से पीटकर बेहोश कर दिया, और आप ये भी कहते हैं कि यह इतना आसान नहीं था। क्या आप तभी संतुष्ट होंगे जब आप लियू युक्सिंग को आसानी से कुत्ते की तरह कुचल देंगे? झो कुई ने चुप रहने का फैसला किया। उसे लगा कि ये यून से एक और शब्द बोलना उसे एक और झटका देगा। वैसे भाई ये यून, आखिर में वो धमाका क्या था? सोंग जिजुन ने आखिरकार बीच में टोकते हुए कहा। वह पहले से ही उत्सुक था। उसने लियू युक्सिंग के अंतिम तारा चुनने वाले हाथ को ध्यान से देखा था, लेकिन फिर भी उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। वह बस इतना जानता था कि लियू युक्सिंग के पास एक ऐसी तकनीक थी जिससे वह उड़ती हुई तलवारों को नियंत्रित कर सकता था। अध्याय 226, जू क्विंग यून। सोंग जिजुन यह नहीं बता सका कि स्टार पिकिंग हैंड की असली घातक चाल क्या थी। वहां मौजूद कई युवा भी नहीं बता सके। इससे सोंग जिजुन को असफलता का एहसास हुआ। एक कहावत है कि दर्शक सब कुछ देख लेता है, लेकिन दर्शक होने के नाते वह ये नहीं समझ सका कि क्या हुआ था। अगर लियू युक्सिंग ने उसके खिलाफ स्टार पिकिंग हैंड का इस्तेमाल किया होता तो परिणाम स्पष्ट था। उसे ये भी नहीं पता होगा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। ये यून ने कहा, स्टार पिकिंग हैंड एक उंगली की तकनीक है जो तलवार की तकनीक के भीतर छिपी हुई है। तलवार की तकनीक तो बस इसे छुपाने का एक दिखावा थी। स्टार पिकिंग हैंड का सार युआनची को संघनित करना था। इस युआनची का उपयोग वस्तुओं को गतिमान करने और शत्रु को मारने के लिए भी किया जा सकता था। स्टार पिकिंग शब्द स्टार पिकिंग हैंड को चरम सीमा तक विकसित करने के परिणाम को दर्शाता है। इस युआनची का उपयोग करके आकाश से तारे चुने जा सकते हैं। बेशक यह महज एक अतिशयोक्ति थी। अप्रत्याशित परिस्थितियों में स्टार पिकिंग हैंड वाकई चमत्कार कर सकता था, लेकिन अगर दूसरा प्रतिद्वंद्वी इसके खिलाफ तैयार होता तो इसकी प्रभावशीलता काफी कम हो जाती। इसीलिए लियू परिवार ने स्टार पिकिंग हैंड हमले के प्रभावों को छिपाने की पूरी कोशिश की। इस वजह से कई अनुभवहीन युवा योद्धा यह नहीं समझ पाए कि स्टार पिकिंग हैंड कैसे काम करता है। लियू युक्सिंग का ये यून पर किया गया छुपकर हमला हर लिहाज से कारगर साबित हुआ। दुर्भाग्यवश ये यून ने न केवल स्वर्ग की आंख बनाई थी, बल्कि उसके शरीर में बैंगनी क्रिस्टल भी मौजूद था। वह ऊर्जा के प्रति अत्यंत संवेदनशील था। लियू युक्सिंग का अदृश्य बल आक्रमण नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये उनकी दृष्टि में यह अदृश्य बल आक्रमण रात के आकाश में जलती हुई लौ के समान था। भला इतना स्पष्ट आक्रमण ये यून को कैसे चौंका सकता था? इसी कारण लियू युक्सिंग का असफल होना तय था। तो यही वजह है। ये यून की बातें सुनकर और उन दृश्यों को याद करके जब ये यून ने स्टार पिकिंग हैंड के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, सोंग जिजुन को आखिरकार स्टार पिकिंग हैंड के पीछे के सिद्धांत समझ में आ गए। दरअसल छुपकर हमला करने वाली साधना तकनीकें सर्वोत्तम नहीं थी। जब ये ऋषियों के स्तर तक पहुंचती थी तो उनकी दिव्य दृष्टि पूरी तरह से विकसित हो जाती थी और उनकी इंद्रियां इतनी संवेदनशील हो जाती थी कि उन पर छुपकर हमला करना आसान नहीं होता था। ये यून अपनी सीट पर बैठा रहा। इसके बाद के मैचों में किसी ने भी ये यून को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि लियू युक्सिंग को भी ये यून ने अपनी एक ईंट से बुरी तरह पीट दिया था। उनके बीच लड़ने के लिए क्या बचा था? ये यून के साथ मंच पर जाना तो बस मार खाने जैसा था। खुद को दुखी करने के लिए बड़ी मात्रा में ड्रैगन स्केल रून्स खर्च करने के बाद वे लोग जिन्होंने पहले ये यून को चुनौती दी थी बहुत गहरे आंसू बहा रहे थे। ये यून अपनी सीट पर बैठा रहता था और जब भी उसकी बारी आती उसे खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि दूसरा पक्ष तुरंत हार मान लेता था। लियू युक्सिंग को हराने के बाद ये यून ने लगातार 15 मैच जीते। उसके बाद 18 मैच, 19 मैच, 20 मैच। इसमें कोई शक नहीं कि ये यून ने लगातार 20 मैच जीते, जिससे उन्होंने होंगाओ एसोसिएशन के साथ लगी शर्त जीत ली। ली हॉन का चेहरा पहले ही जम चुका था। इस स्थिति में वह और क्या कह सकता था? नौसिखियों में ये यून पहले ही शीर्ष पर पहुंच चुकी थी। ये यून से मुकाबला करने वाले शायद सिर्फ चू शिया और अन्य क्यून्यू ही हो सकते थे। ली होन को अपनी विफलता स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। भाई होंग, इस बार तो हम बुरी तरह हार गए। उद्धरण चिन्ह। होंगाओ एसोसिएशन के एक सदस्य ने उदास चेहरे से लियू युक्सिंग से कहा कि उसने 1200 ड्रैगन स्केल रून्स खो दिए हैं। ये ड्रैगन स्केल रून्स उसने अपनी चीजें गिरवी रखकर और दोस्तों से उधार लेकर हासिल किए थे। अब जब मैच के नतीजे तय हो चुके थे तो वे दोस्त भुगतान की मांग करने लगे। आखिर ताया दिव्य नगरी साधकों के बीच किसी भी प्रकार के ऋण की सुरक्षा नहीं करती थी। ड्रैगन स्केल रून्स की उस कुल संख्या के बारे में सोचते हुए होंगाओ एसोसिएशन के सदस्य को कड़वाहट महसूस हुई। वह इसे कैसे लौटाएगा? ली हॉन चुप रहा। उसने अनुमान लगाया कि अगले कुछ मैचों में ये यून की संपत्ति 100,000 से अधिक ड्रैगन स्केल रून्स तक जमा हो जाएगी। एक नौसिखिए ने ताया दिव्य शहर में कुछ ही महीनों में 100,000 ड्रैगन स्केल रून्स अर्जित कर लिए। यह एक असंभव सा कारनामा था। ली हॉन का अनुमान सही था। तीसरे दिन के मैच समाप्त होने के बाद ये यून द्वारा संचित ड्रैगन स्केल रून्स की संख्या आधिकारिक तौर पर 100,000 से अधिक हो गई थी।
पहले खर्च किए गए ड्रैगन स्केल रून्स को जोड़ने पर ये उनके पास कुल ड्रैगन स्केल रून्स की संख्या 120,000 हो गई। ड्रैगन स्केल रून की इतनी मात्रा ने उन्हें सम्माननीय पुरुषों की सूची में शामिल होने की अनुमति दी। पुरुष सम्मान सूची में व्यक्ति के वर्तमान ड्रैगन स्केल रून्स की संख्या और 10,000 पैगोडा तथा ताया दिव्य नगरी के विभिन्न साधना स्थलों में किए गए सभी पूर्व व्ययों को जोड़कर गणना की जाती थी। इस कुल राशि के आधार पर व्यक्ति को पुरुष सम्मान सूची में स्थान दिया जाता था। गौरव अंक मैन रोल ऑफ ऑनर में शामिल नहीं थे। इसका कारण ये था कि मैन रोल ऑफ ऑनर भविष्य में धन अर्जित करने की साधक की क्षमता का आकलन करता था। गौरव अंक अधिकतर साधकों को उपलब्धि पूरी करने के बाद दिए जाते थे। इनमें धन अर्जित करने की क्षमता का कोई पुट नहीं था, इसलिए इन्हें शामिल नहीं किया गया। चून की सम्मान सूची में कुल संचित धन की गणना की जाती थी, इसलिए ताया दिव्य शहर में जितने लंबे समय तक कोई व्यक्ति रहता था उतना ही अधिक लाभ होता था। सामान्यतः ताया दिव्य नगरी में 2-3 वर्षों तक उचित शक्ति के साथ साधना करने वाला साधक प्रतिदिन लगभग 100-200 ड्रैगन स्केल रून्स अर्जित करता था। यह एक वर्ष में लगभग 40,000-50,000 ड्रैगन स्केल रून्स तक पहुंच जाता था। ये यून के 120,000 ड्रैगन स्केल रून्स निसंदेह नौसिखियों में पहले स्थान पर थे। यहां तक कि दूसरे और तीसरे वर्ष के साधकों में भी ये यून उनमें से अधिकांश से कहीं आगे थे। अब पुरुषों की सम्मान सूची में ये यून की रैंकिंग लगभग 6,000 थी, जो कि मध्य में कहीं थी। ताया डिवाइन सिटी में पिछली कुछ शताब्दियों में 3 महीनों में 6,000 की रैंकिंग तक पहुंचना एक अभूतपूर्व घटना थी। समय बीतने के साथ ताया दिव्य नगरी में ये यून की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। कई शक्तिशाली वरिष्ठ साधकों ने ये यून पर ध्यान देना शुरू कर दिया। शुरू में उन्हें लगा कि यून का भाग्य ही अच्छा है, लेकिन अब लियू युक्सिंग को हराने के लिए अपने स्वर्ग उथल पुथल मोहर का उपयोग करके उन्होंने अपनी भयानक क्षमता को साबित कर दिया है। ऐसे व्यक्ति का भविष्य में जबरदस्त उत्थान होना तय था। क्या आप ये यून हैं? तीसरी रात अखाड़े की प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद ये यून, झो कुई, सोंग जिजुन और उनके साथी रात का खाना खाने गए। तभी घुंघराले बालों वाला एक युवक यून के सामने प्रकट हुआ। ओह! ये यून ने युवक की ओर देखा। उसने दूसरे पक्ष के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखी। वह बेहद दोस्ताना लग रहा था। मैं ही हूँ, ये यून ने कहा। हाँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। घुंघराले बालों वाले युवक ने ये यून का अभिवादन करते हुए हाथ जोड़े। मेरा नाम लैन बाय है। मैं चू राजमहल से हूँ। मैंने पहले ही भाई के बारे में अपने परिवार को बता दिया था। हमारे बड़े भाई में बहुत रुचि रखते हैं। कुछ ही महीनों में नौसिखियों की छोटी छुट्टी होगी। क्या भाई हमारे चू राजमहल में आना चाहेंगे? ये कहते हुए घुंघराले बालों वाले युवक ने यून को एक जेड का स्क्रॉल दिया। ये यून एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जेड स्क्रॉल में समाहित किया और उसके अंदर लिखी बातों को ध्यान से पढ़ा। वह तुरंत घुंघराले बालों वाले युवक का उद्देश्य समझ गया। वह चू राजमहल का प्रतिनिधित्व करते हुए उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। पत्र में ये यून के लिए कई लाभों का वादा किया गया था। चू शाही निवास के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक मध्यम आकार का शहरी जागीर, कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा भूभाग, एक आलीशान हवेली और लगभग 1,000 नौकर। हर साल चू शाही निवास यून को काफी मात्रा में अमृत, अवशेष, विभिन्न प्रकार के कवच, हथियार और जादुई वस्तुएं प्रदान करता था। जहां तक आखिरी पंक्ति की बात है, चू शाही निवास ने यून को उसके 15वें जन्मदिन के बाद 7 बेहद खूबसूरत महिलाओं को उसकी रखैल के रूप में देने का वादा भी किया था। और शर्त ये थी कि यून चू शाही निवास में अतिथि के रूप में रहें। ये यून दंग रह गया। उसे भी इसमें फंसा लिया गया था। ये सचमुच पहली बार था जब उसने ऐसी किसी चीज का सामना किया था। हालांकि ये यून के बगल में खड़े झो कुई और सोंग जिजुन को ये यून के जेड स्क्रॉल की सामग्री का पता नहीं था, फिर भी वे आसानी से समझ गए कि दूसरा पक्ष ये यून को फंसाने की कोशिश कर रहा है। उनके दिल ईर्ष्या से भर गए थे। एक शीर्ष प्रतिभा और एक औसत प्रतिभा के बीच यही अंतर था। ये यून को ताया दिव्य शहर में 3 महीने बिताने के बाद अगवा कर लिया गया था। कैसा लगा? क्या तुम संतुष्ट हो? घुंघराले बालों वाला युवक अपने हाथों को मलते हुए ये यून के जवाब का इंतजार कर रहा था। तभी एक मधुर पुरुष की आवाज सुनाई दी, मानो वसंत की ताजी हवा का झोंका चल रहा हो। लान बाय, तुम्हें देखे हुए काफी समय हो गया। तुम में जरा भी सुधार क्यों नहीं हुआ? देखो, तुम फिर से नौसिखियों को धोखा दे रहे हो। ये यून चौंक कर पीछे मुड़ा। उसने देखा कि हरे रंग की कमीज पहने एक युवक उसकी ओर आ रहा है। वह युवक 18 वर्ष का लग रहा था। उसकी भौहें नुकीली थीं, उसके दांत सफेद थे और उसमें एक वीर भाव था। हरी कमीज पहने युवक को देखकर लैन बाय का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। उसने मुंह खोलकर रूखे स्वर में कहा, जू क्विंगयुन। ओह, जू क्विंगयुन। ये नाम सुनते ही ये यून चौंक गई। स्वर्ग के सम्मानों की सूची में चौथे स्थान पर जू किंगयुन वही थे। ये यून ने जू किंगयू पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। वह स्वर्ग और पृथ्वी दोनों रैंकिंग में शीर्ष 5 में शामिल था। जू किंगयुन पहले से ही ताया दिव्य शहर में 5 साल से रह रहा था और यह वर्ष उसका अंतिम वर्ष था। वह अपने मूल स्वरूप में एक वरिष्ठ कृषक थे। सोंग जिजुन और झो कुई दंग रह गए। उन जैसे नौसिखियों के लिए जू किंगयुन का रुतबा बहुत ऊंचा था। उनके पास उससे बातचीत करने का कोई मौका नहीं था। हाल ही में हुई नवागंतुक रैंकिंग प्रतियोगिता, जो चौंकाने वाली घटनाओं से भरी हुई थी, में कई ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने सुर्खियां बटोरी और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की परवाह किए बिना बड़ी संख्या में लोगों को इसे देखने के लिए मैदान में आकर्षित किया। लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के सम्मान सूची में शीर्ष 100 में स्थान पाने वालों के लिए ऐसी प्रतियोगिता कोई मायने नहीं रखती थी। उन्हें इस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनकी और नौसिखियों की ताकत में बहुत बड़ा अंतर था। घुंघराले बालों वाले युवक ने बेमन से हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा, भाई जू मजाक कर रहे होंगे। मैं किसी नौसिखिए को धोखा नहीं दे रहा हूँ। जू किंगयुन ने ये उनके हाथों में रखी जेड की पांडुलिपि को झट से पलट दिया। पलक झपकते ही उसने उसमें लिखी बातें पढ़ लीं।
उसने घृणा से सिर हिलाया और कहा, फिर से यही। नौसिखियों को धोखा देकर अपने चू राजपरिवार के साथ आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाने के लिए इतने छोटे मोटे फायदे दे रहे हो। तुम लोगों ने वाकई बड़ी चालाकी से योजना बनाई है। उद्धरण चिन्ह। ओह, आत्मा अनुबंध। ये यून ने तुरंत सोचा। नाम से ही वह अंदाजा लगा सकता था कि यह क्या होगा। ऐसा प्रतीत हुआ कि घुंघराले बालों वाले युवक द्वारा दिए जाने वाले लाभ आत्मा के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की शर्त पर थे। घुंघराले बालों वाले इस युवक ने आत्मा अनुबंध को शायद स्पष्ट रूप से नहीं समझाया होगा, लेकिन ये यून उससे कहीं बेहतर था। वह सोच में परिपक्व था और उसके महत्वाकांक्षी लक्ष्य थे, इसलिए उसे आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता था। अन्य नौसिखिए जो केवल 13 या 14 वर्ष के थे, उनकी समझ इतनी कमजोर होती। सर्वोच्च सौंदर्य, यौन साधना करने वाली दासियों और हर तरह के प्रलोभनों के बीच धोखा खाना असंभव नहीं था। ताया दिव्य शहर में लड़ाई के अलावा अन्य चीजें भी भयावह हो सकती हैं। ये यून ने मन ही मन सिर हिलाया। जब घुंघराले बालों वाला युवक दोस्ताना मुस्कान के साथ आगे आया तो ये यून पूरी तरह से यह नहीं समझ पाया कि दूसरा व्यक्ति क्या करने वाला है। तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, वरना। जू किंगयून के शब्द पूरे होने से पहले ही घुंघराले बालों वाले युवक ने बेमन से हंसते हुए कहा, भाई जू, मेरी गलती, मैं अभी गायब हो जाता हूँ। ये कहकर घुंघराले बालों वाला युवक झुककर पीछे हट गया। ये यून ने आश्चर्य से जू किंगयून की ओर देखा। इस जू किंगयून में किसी विशेषज्ञ जैसी अकड़ नहीं दिख रही थी। अध्याय 227, लिक्सियाओ एसोसिएशन। धन्यवाद भाई जू। ये यून ने जू किंगयून के सामने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। जू किंगयून ने सिर हिलाते हुए कहा, ये तो छोटी सी बात है। मैं चू राजमहल को ऐसे घिनौने कृत्य करते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। जू किंगयून के बेफिक्र रवैये ने ये यून पर सुखद प्रभाव डाला। आत्मा अनुबंध क्या होता है? ये यून ने पूछा। दूसरों से सावधान रहना ही बेहतर था, इसलिए थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी होना हमेशा अच्छा होता। जू किंगयून ने समझाया, कुछ प्राचीन पारिवारिक कुलों में कई प्रकार के अनुबंध होते हैं। एक बार अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद यह आत्मा को बांधने वाला अनुबंध बन जाता है। इसे रद्द करने का कोई तरीका नहीं होता। कुछ कठोर अनुबंध तो आपको गुलाम भी बना सकते हैं। आप अपनी इच्छाशक्ति पूरी तरह खो देंगे। लेन बाय, जो पहले आए थे, चाहते थे कि आप एक ऐसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करें जो इतना भयानक न हो। अगर ऐसा होता तो ताया दिव्य नगर चुप नहीं बैठता, लेकिन एक बार अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद आपको कई वर्षों तक चू शाही निवास में सेवक बनना पड़ता। इसमें कई अनुचित शर्तें शामिल थीं। चू राजमहल ने तुम्हारी क्षमता को भांप लिया है। उन्होंने तुम्हें जो लाभ देने की पेशकश की है वह अभी तो आकर्षक लग सकता है, लेकिन एक बार जब तुम्हारी शक्ति असाधारण स्तर पर पहुंच जाएगी तो चू राजमहल तुम्हें इस अनुबंध के तहत सदियों तक फंसा सकता है। वे तुमसे बहुत कुछ करवाएंगे। भाई जू की सलाह के लिए धन्यवाद, मैंने अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाया है। ये यून के अलावा झो कुई और सोंग जिजुन को भी लगा कि उन्हें भी काफी लाभ हुआ है। भविष्य में किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय उन्हें बेहद सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा उन्हें इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। छोटे भाई ये, मैं भी जिन लॉन्ग वेई वंश से हूँ और मैं तुम्हारा वरिष्ठ हूँ। भविष्य में अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो बस मुझसे संपर्क करना। और ये बड़ा भाई तुम्हें आगाह करना चाहता है, तुम्हारा भविष्य असीमित है। क्षणिक लाभ के लिए खुद को सस्ते में मत बेचो। बिना सोचे समझे अनुबंधों पर हस्ताक्षर मत करो, खासकर बड़े पारिवारिक कुलों के अनुबंधों पर। नौसिखियों में यून शीर्ष पर थी। इसका तात्पर्य ये था कि ताया दिव्य नगरी में अगले 5 वर्षों में यून संभवतः स्वर्ग सूची में शीर्ष 5 में पहुंच जाएगी। ताया दिव्य शहर के विशिष्ट साधक, जिन्होंने स्वर्ग सूची में शीर्ष 5 में स्थान प्राप्त किया था, भविष्य में लड़खड़ाने पर सर्वश्रेष्ठ मानव स्वामियों में से एक बनने की बहुत बड़ी संभावना रखते थे। इस स्तर पर पहुंचने पर उन्हें ताया दिव्य साम्राज्य के सभी बड़े गुटों का ध्यान आकर्षित होगा। धन और कुलीन उपाधियां उनकी मुट्ठी में होंगी। बेशक ऐसी प्रतिभाओं को महज धन और कुलीन उपाधियों से अपने वश में करना असंभव था। उन्हें अपने वश में करने के लिए गुटों को साधना तकनीकों या अन्य खजानों का उपयोग करना पड़ता था। जू किंगयून ने कहा, अगर आप किसी गुट में शामिल होना चाहते हैं तो आप किसी संगठन में शामिल होने पर विचार कर सकते हैं। इसमें कहीं अधिक स्वतंत्रता है। ये बड़े भाई लिनिक्सियाओ संगठन से हैं। अगर आपकी रुचि हो तो मैं आपका उनसे परिचय करा सकता हूँ। जू किंगयून ने यह बात सहजता से कही, लेकिन बगल में खड़े झो कुई और सोंग जिजुन मन ही मन चिंतित हो गए। लिनिक्सियाओ एसोसिएशन ताया डिवाइन सिटी में वास्तव में नंबर 1 एसोसिएशन थी। इसकी प्रभावशाली शक्ति लोहुओ एसोसिएशन की शक्ति से भी कहीं अधिक थी। लोहुओ एसोसिएशन में कई लोग थे, लेकिन प्रतिभा की गुणवत्ता में कमी थी। ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना लुओहुओ एर ने अचानक ही कर ली थी। लुओहुओ एर की अत्यधिक लोकप्रियता के कारण कई युवा अभिजात वर्ग के लोग उनके नाम के चलते इस संगठन में शामिल होने के लिए दौड़ पड़े। बाद में लुओहुओ एर ने संगठन का नियंत्रण छोड़ दिया और उन्होंने स्वयं ही निर्जन स्वर्ग तकनीक पर शोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद लुओहुओ एर संगठन का संचालन प्रमुख व्यक्तियों द्वारा किया जाने लगा। जहां तक वास्तविक अभिजात वर्ग की बात है, उनमें से अधिकांश ने लिनिक्सियाओ एसोसिएशन में जाना चुना। इसमें ली शियाओ और ताया जुड़वा नायकों के कियाओ भाई शामिल थे। लिनिक्सियाओ एसोसिएशन में बहुत कम लोग थे, क्योंकि वे केवल सर्वश्रेष्ठ अभिजात वर्ग को ही स्वीकार करते थे। झो कुई को लगा कि उनके लिए वर्तमान पद पर रहते हुए लिनिक्सियाओ एसोसिएशन में शामिल होना मुश्किल होगा। उनमें अभी भी आवश्यक योग्यताएं नहीं थीं, इसलिए उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जू किंगयून ये उनकी इतनी सराहना करती है। भाई जू की सराहना के लिए धन्यवाद, ये यून ने हाथ जोड़कर कहा। दरअसल किसी संगठन में शामिल होना बुरा नहीं था, कोई बाध्यता नहीं थी। साथ ही लोगों का समर्थन मिलने से दूसरे संगठन उसे परेशान नहीं कर पाएंगे। ... नौसिखियों की रैंकिंग प्रतियोगिता का 5वां दिन था। इस दिन तक नौसिखियों के बीच सभी मुकाबले पूरे हो चुके थे।
नौसिखियों को अपनी ताकत और उसके अनुसार अपनी रैंकिंग का कुछ अंदाजा हो चुका था। कई नवागंतुक अब 10,000 से ऊपर की रैंकिंग पर थे। वे अपनी स्थिति से अवगत थे, इसलिए वे इससे असंतुष्ट नहीं थे। ताया दिव्य नगरी में अभी हाल ही में पहुंचे नौसिखियों के सामने प्रतिस्पर्धा करने वाले सभी कुलीन वर्ग के थे। नौसिखियों का साधना काल अन्य नौसिखियों की तुलना में बहुत कम था और वे उनसे उम्र में भी छोटे थे। नौसिखियों में ऐसी क्या विशेषता थी जो उन्हें इस अंतर को पार करने में सक्षम बनाती? वे इसे केवल धीरे धीरे चरण दर चरण ही कर सकते थे। हालांकि नौसिखियों में कुछ असाधारण प्रतिभा वाले खिलाड़ी भी थे। ये लोग अपनी जगह पर टिके रहने वाले नहीं थे। उनके लिए नौसिखियों की प्रतियोगिता का 5वां दिन ही असली लड़ाई का दिन था। इस दिन वे अपने से उच्च पदस्थ वरिष्ठ साधकों को चुनौती दे सकते थे। जो लोग ताया दिव्य नगरी में 2 से 3 साल से रह रहे थे, वे उनके निशाने पर थे। नौसिखियों के लिए ये मैच नौसिखियों के बीच होने वाली लड़ाइयों से कहीं अधिक रोमांचक थे। वे ये देखना चाहते थे कि वरिष्ठ किसानों में कितनी क्षमता है। इस तरह वरिष्ठ साधकों के खिलाफ चुनौती भरे मुकाबले शुरू हुए। इन मुकाबलों का स्तर पिछले कुछ दिनों के मुकाबलों से बिल्कुल अलग था। शीर्ष 100 से लेकर शीर्ष 20 रैंकों में शामिल नवागंतुकों ने शीर्ष 8,000 और यहां तक कि शीर्ष 6,000 रैंकों में शामिल वरिष्ठ उत्पादकों को चुनौती देने के लिए आगे कदम बढ़ाया। युद्ध पूरे जोरों पर थे। हालांकि नौसिखियों में से विशेषज्ञों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन कई ऐसे भी थे जो हार गए। कहावत के अनुसार अदरक सबसे तीखी तब होती है जब वह पुरानी हो जाती है। वरिष्ठ उत्पादक, विशेष रूप से शीर्ष 6,000 में स्थान पाने वाले, चुनौती मिलने पर लगभग कभी नहीं हारे। एक के बाद एक नवोदित खिलाड़ी हारते चले गए। ये नौसिखिए तो खुद को बहुत महान समझते हैं। अभी अभी ताया दिव्य नगरी में आए हैं। यहाँ आए हुए बस कुछ ही महीने हुए हैं और सोचते हैं कि हमसे ऊपर उठ सकते हैं। कितने भूले हैं, एक वरिष्ठ साधक ने तिरस्कारपूर्वक कहा। हर साल ताया डिवाइन सिटी में इकट्ठा होने वाले नए रंगरूट शुरुआती रैंकिंग प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद बहुत उत्साहित हो जाते थे। वे अनुभवी खिलाड़ियों से मुकाबला करके ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहते थे, लेकिन अधिकतर मामलों में ये लोग असफल हो जाते थे। ताया डिवाइन सिटी में बहुत कम ही ऐसे अनुभवी योद्धा थे जो कमजोर थे। इस नौसिखियों के समूह में कुछ बहुत अच्छे हैं, जैसे कि वो ये युन नाम का लड़का। उसमें प्रतिभा तो है, लेकिन वो अभी बहुत छोटा है। अगर वो मुझे चुनौती देने की हिम्मत करेगा तो मैं उससे सबक सिखाऊंगा। ताया दिव्य नगरी में 2 साल और 3 महीने बिता चुके एक साधक ने अपनी लंबी तलवार पहुंची और गर्व से मुस्कुराया। पृथ्वी की सम्मान सूची में उनका स्थान लगभग 4,000 के आसपास था। ताया दिव्य नगरी में 2 वर्ष से अधिक समय बिता चुके साधकों में उन्हें श्रेष्ठ माना जाता था। ये स्पष्ट था कि वे नौसिखियों से कहीं बेहतर थे। लेकिन तभी रेफरी ने जोर से चिल्लाया, दिव्य वन्य मंच 3780 फॉर्म जिहाई मंच पर आओ। रेफरी की इस चीख से तलवार पहुंच रहे साधक को आश्चर्य हुआ। क्या 3780? क्या वह पृथ्वी रैंकिंग में लगभग 3700वें स्थान पर नहीं है? फैंग जिहाई, तलवारों से सफाई करने वाले उस साधक के मन में वह नाम कौंध गया। वह फॉन्ग जिहाई को जानता था। वे दोनों एक ही बैच में आए थे और ताया दिव्य नगरी में 2 साल से अधिक समय बिता चुके थे। हालांकि फॉन्ग जिहाई की शक्ति उससे कहीं अधिक थी। तीसरे वर्ष के छात्रों में फॉन्ग जिहाई को सबसे होनहार छात्रों में से एक माना जाता था। ये नाम काफी प्रसिद्ध था। किसी ने वाकई फॉन्ग जिहाई को चुनौती देने की हिम्मत की। क्या कोई मौत को दावत दे रहा है? तलवार पहुंच रहे उस युवक ने ये देखने के लिए इधर उधर देखा कि कौन इतना भोला है जो मौत को गले लगाने की हिम्मत कर रहा है। इसी क्षण उसने देखा कि पीले हंस की पोशाक पहने एक लड़की दिव्य वन्यभूमि के मंच पर हवा के झोंके की तरह प्रकट हुई। चैलेंजर 10,001 चू शियाओरान। क्या वह नौसिखियों में से 2 सबसे मजबूत लोगों में से एक नहीं है? चू शियाओरान का नाम सुनते ही तलवार चलाने वाला युवक जम गया। तो चू शियाओरान ने ही फॉन्ग जिहाई को चुनौती दी थी। लेकिन चू शियाओरान ही क्यों न हो? क्या उसे लगता था कि ताया दिव्य नगरी में 2-3 साल बिताने वाले वरिष्ठ साधक यहाँ सिर्फ भोजन का आनंद लेने आए हैं? क्या उसे लगा था कि अनुभवी सैनिकों को इतनी आसानी से कुचला जा सकता है? नवागंतुकों के बीच चू शियाओरान की लोकप्रियता बहुत अधिक थी। जैसे ही वह मंच पर आई, पूरा स्टेडियम जोश से भर गया। कई नवागंतुकों ने चू शियाओरान के लिए जयकार की। ताया दिव्य नगरी में महिलाओं की संख्या कम थी, इसलिए वहां महिलाओं का अपेक्षाकृत अधिक स्वागत किया जाता था। चू शियाओरान जैसी कद काठी और अपार शक्ति वाली महिला की लोकप्रियता का कारण स्पष्ट था। चू शियाओरान की जीत पक्की है। इस उच्च स्तरीय प्रतियोगिता में चारों ओर गूंजते नारों ने कई लोगों को उत्साहित कर दिया। और मंच के ठीक बीच में नीली वर्दी पहने एक युवक इन जयकारों को सुनकर भी अविचलित रहा। तो आप चू शियाओरान हैं। चू शियाओरान का प्रतिद्वंदी फॉन्ग जिहाई था। वह लगभग 15-16 वर्ष का लग रहा था और उसके हाथ में भाला था। वह सीधा खड़ा था और उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। नए खिलाड़ियों में तुम वाकई बुरे नहीं हो। 5 साल में तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी की प्रतियोगिताओं में शीर्ष 3 में जगह बनाने का मौका जरूर मिलेगा। हो सकता है तुम नंबर 1 भी बन जाओ, लेकिन अभी बहुत जल्दी है। मैं तुम्हें हराने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। फॉन्ग जिहाई ने ये कहते हुए अपना भाला निकाल लिया। लू की लहर सुनामी की तरह भड़क उठी। भाले पर आग की लपटें उठने लगीं। इसकी वजह से उसके पास जाना मुश्किल हो गया। आग पर नियंत्रण, ये देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। यहाँ तक कि यून भी ध्यान से देखने लगी। इस दुनिया में हर तरह की साधना तकनीकें मौजूद थीं। किसी साधना तकनीक द्वारा ज्वाला उत्पन्न कर पाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उदाहरण के लिए ताया पवित्र तकनीक में संघनित युआनची को तेजस्वी सूर्यची नाम दिया गया था। ये भी ची का एक रूप था, लेकिन इसका मूल गुण अग्नि नहीं था, बल्कि शुद्ध यांग था। ऊर्जा के स्तर की दृष्टि से शुद्ध यांग अग्नि से भी श्रेष्ठ था। ये फॉन्ग जिहाई काफी शक्तिशाली है। अपने बैंगनी रक्त स्तर के साथ वह अपनी युआनची से ज्वाला उत्पन्न कर सकता है।
ये वाकई अद्भुत है। आपके अनुसार कौन जीतेगा? फॉर्म जिहाई की शक्तियों का ये प्रदर्शन कई नौसिखियों के लिए चौंकाने वाला अनुभव था। वास्तव में कोई भी वरिष्ठ साधक कमजोर नहीं था। बेशक यह मिस चू ही है, लेकिन फॉर्म जिहाई के खिलाफ जीतने के लिए उन्हें शायद कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। नौसिखिए सैनिक चू शियाओरान के प्रति पक्षपाती थे। हालांकि फॉर्म जिहाई की ताकत को देखते हुए ये लड़ाई शायद आसान नहीं होने वाली थी। जूनियर चू युद्ध क्षेत्र निर्दयी है। अब सावधान रहो। फॉर्म जिहाई ने अपना भाला उठाया और आगे बढ़ा। उसने लंबे भाले को अपने सिर के ऊपर उठाया और नीचे की ओर वार किया। उफ! आग भड़क उठी और लपटों की लहरें पूरे इलाके में अंधाधुंध फैल गई। लापरवाही से आग लगाना। चू शियाओरान का सामना करते हुए फॉर्म जिहाई ने कोई नरमी नहीं बरती। उसने शुरुआत से ही अपनी एक खास चाल चली ताकि वह चू शियाओरान को जल्द से जल्द हरा सके। अगर वह किसी नौसिखिए से लड़ने में लंबा समय लगाता और इतने आसान मुकाबले में बुरी तरह हार जाता तो ये बेहद शर्मनाक होता। अध्याय 228 कठोर नर्म। 30 मीटर त्रिज्या वाला संपूर्ण दिव्य वन्य क्षेत्र एक घने अग्निसर्प से घिरा हुआ था। अग्निसर्प प्रचंड जलने की ध्वनि के साथ पूरे क्षेत्र में घूम रहा था और उसने चू शियाओरान को घेर लिया था। फॉर्म जिहाई ने अपना भाला चू शियाओरान के कंधे की ओर बढ़ाया। फॉर्म जिहाई का भाला 9 फुट लंबा था और काले लोहे का बना था। दूसरी ओर चू शियाओरान तलवार का इस्तेमाल कर रही थी। भाले के वार के सामने तलवार, जिसे हल्का हथियार माना जाता है, का इस्तेमाल करना स्वाभाविक रूप से शक्ति में कमजोर साबित होगा। उस समय कई लोग चू शियाओरान के लिए घबरा गए और उनके पसीने छूट गए। हालांकि भयंकर आग के बीच भी चू शियाओरान बेफिक्र रही। जैसे ही फॉर्म जिहाई ने अपना भाला नीचे की ओर चलाया, ऐसा लगा मानो वह चू शियाओरान को आग की लपटों में निगल जाएगी। तभी उसने अपना वार किया। 4 फुट लंबी तलवार का ब्लेड लंबा लेकिन कोमल था। लुढ़कते हुए पत्ते की तरह ये फॉर्म जिहाई के भाले से टकराया। ओह! एक नर्म तलवार से भारी काले लोहे के भाले को रोकना। लोग स्तब्ध रह गए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या भाले के इस प्रहार से चू शियाओरान की तलवार विकृत नहीं हो जाएगी, जिससे उसकी बांह टूट जाएगी? इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उन्होंने आसमान में तलवार की किरण उठते हुए देखी। भयंकर ज्वालाओं को चू शियाओरान की तलवार ने चीर डाला। इसके अलावा चू शियाओरान ने अपनी तलवार से फॉर्म जिहाई की अग्नि युआंची को तोड़ दिया था। तलवार की नोक काले लोहे के भाले के शाफ्ट से टकराए। अचानक मानो अंतरिक्ष थमसा गया। फॉर्म जिहाई का भाला मानो कीचड़ के एक गड्ढे में फंस गया था। उसे पानी की तरह कोमल तलवार ने रोक रखा था। भारी काले लोहे का भाला तलवार की धार को बस थोड़ा सा मोड़ सका, उससे आगे नहीं बढ़ सका। चू शियाओरान ने अचानक तलवार निकाली और आसानी से भाले से अलग हो गई। धमाका! फॉर्म जिहाई का भाला बैंगनी रंग की टंगस्टन की सतह पर जा गिरा, जिससे उसमें एक बड़ा गड्ढा बन गया। लेकिन इसी क्षण चू शियाओरान ने अपनी तलवार से फिर से प्रहार किया। उसकी तलवार ने अत्यंत गति प्राप्त कर ली और वह फॉर्म जिहाई के हृदय की ओर बढ़ गई। क्या हुआ? फॉर्म जिहाई आश्चर्य से अवाक रह गया। जब उसने पहले चू शियाओरान से मुकाबला किया था तो उसे एक बहुत ही अजीब सी अनुभूति हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी सारी शक्ति चू शियाओरान ने रोक रखी हो, और वह ये पता नहीं लगा सका कि चू शियाओरान ने किस विधि का प्रयोग किया था। अब फॉर्म जिहाई के पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। चू शियाओरान की तलवार की किरण ठीक उसके सामने थी। अग्नि की ढाल। फॉर्म जिहाई ने अपने भाले से वार किया और उसके सामने एक अग्नि भंवर बन गया। उसी क्षण एक मोटी गहरे लाल रंग की अग्नि प्रतिरक्षा बन गई। वाह! चू शियाओरान की तलवार से कान फाड़ देने वाली चीख निकली और वह ज्वाला ढाल से टकरा गई। पेंग! ऊर्जा के प्रभाव के बाद भी चू शियाओरान की तलवार की किरण आगे बढ़ती रही। इसने ज्वाला कवच को पूरी तरह से भेद दिया था। भयंकर विस्फोट के कारण चारों ओर आग की लपटें बेतहाशा फैल गईं। उनमें एक लड़की पीले हंस के आकार की पोशाक पहने हुए थी, जिससे दृश्य बेहद खूबसूरत लग रहा था। फॉर्म जिहाई बार बार पीछे हट रहा था। वह इस बात से हैरान था कि उसके असंवेदनशील अग्नि हमले को चू शियाओरान ने रोक दिया था और फिर उसकी अग्नि ढाल को भी चू शियाओरान ने पूरी तरह से तोड़ दिया था। ये लड़की इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? चू शियाओरान ने तलवार से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। फॉर्म जिहाई तेजी से पीछे हट गया और उसने अपने भाले से चू शियाओरान की तलवार की किरणों को भेदने की कोशिश की। हालांकि चू शियाओरान की तलवार में अविश्वसनीय लचीलापन था। फॉर्म जिहाई की भाले की किरणें कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, चू शियाओरान की तलवार उन पर अभेद्य थी। तलवार की एक पतली सी ऊर्जा फॉर्म जिहाई की युआन ऊर्जा सुरक्षा कवच को भेद दी, जिससे उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। ये कैसे संभव है? फॉर्म जिहाई को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि चू शियाओरान की युआन ची उसकी तुलना में बेहतर नहीं थी, फिर भी वह बार बार बाधित हो रहा था। उसे लग रहा था कि वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। जब दर्शकों ने ये दृश्य देखा तो अचानक एक व्यक्ति को एहसास हुआ, ये तो नियम आधारित सत्य है। क्या आपने नहीं सुना? चू शियाओरान को कठोर नर्म सत्य की अंतर्दृष्टि प्राप्त हो चुकी है। कठोर नर्म सत्य कठोरता और कोमलता का मिश्रण था। चू शियाओरान का हथियार देखने में भले ही नर्म तलवार जैसा लगे, लेकिन कठोर नर्म सत्य की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के बाद इस नर्म तलवार में अविश्वसनीय शक्ति आ गई। स्विश! ब्लेड की किरणें ऊपर उठती देख चू शियाओरान ने फॉर्म जिहाई को रिंग के एक कोने में धकेल दिया। तभी ऊपर से एक हमला आया जो सीधे फॉर्म जिहाई के सिर की ओर बढ़ा। फॉर्म जिहाई ने उसे रोकने के लिए अपना भाला उठाया। पुआ! फॉर्म जिहाई की प्रचंड युआंची 2 भागों में बंट गई। इस तलवार ने फॉर्म जिहाई के भाले पर प्रहार किया। भाला अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और कोड़े की तरह फॉर्म जिहाई की ओर बढ़ते हुए भाले को मोड़ दिया। ओह! फॉर्म जिहाई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि हमला बहुत करीब था। तेज धार वाली तलवार की किरण ने फॉर्म जिहाई की सुरक्षात्मक युआंची को भेद दिया और फॉर्म जिहाई की छाती पर एक घाव कर दिया।
इस घाव के कारण चू शियाओरान की ऊर्जा फॉन्ग जेहाई की नसों में प्रवाहित हो गई। तलवार की ऊर्जा के शरीर में प्रवेश करते ही फॉन्ग जेहाई का शरीर कांप उठा और उसके मुंह से खून की एक धारा बह निकली। इससे पहले कि वह पलटवार कर पाता, चू शियाओरान ने फिर से हमला कर दिया। पेंग, चू शियाओरान के हमले ने फॉन्ग जेहाई के सुरक्षात्मक युआनची को पूरी तरह से चीर डाला। वह पीछे की ओर उड़ गया और जमीन पर जोर से जा गिरा। चू शियाओरान ने ये लड़ाई जीत ली। जब रेफरी ने परिणाम की घोषणा की तो फॉन्ग जेहाई स्तब्ध रह गया। क्या वह हार गया? क्या वह एक नौसिखिया लड़की से हार गया जो उससे 2-3 साल छोटी थी? वह तायाह दिव्य नगरी में 2 साल से प्रशिक्षण ले रहा था, फिर भी वह उस व्यक्ति से मुकाबला नहीं कर सका जो अभी अभी तायाह दिव्य नगरी में आया था। दर्शक दीर्घा में बैठे कई नवागंतुकों ने एक दूसरे को देखा। वे सभी चू शियाओरान के समर्थक थे और उन्हें विश्वास था कि वह जीत सकती है, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चू शियाओरान इतनी आसानी से जीत जाएगी। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल ही नहीं किया हो। उसने अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग किए बिना ही 3780वीं रैंक के एक वरिष्ठ साधक को हरा दिया था। भयानक, अद्भुत। चू शियाओरान ने जो ताकत दिखाई वह नौसिखियों की रैंकिंग में सबसे ऊपर थी। पहले नौसिखियों की रैंकिंग में 7वें स्थान पर रहने वाले किसी व्यक्ति ने 5000वें स्थान पर रहने वाले एक वरिष्ठ साधक को चुनौती दी थी और फिर भी हार गया था, लेकिन चू शियाओरान ने 3700वें स्थान पर रहने वाले को आसानी से हरा दिया। यह अंतर बहुत बड़ा है और ऐसा कहा जाता है कि क्यून्यू चू शियाओरान के बराबर है। क्या क्यून्यू में भी वैसी ही ताकत हो सकती है? कई नौसिखिए चौंक गए। उन्हें पहले ही पता चल चुका था कि जब वे अपने अपने काम कर रहे थे तब क्यून्यू और चू शियाओरान निर्जन जानवरों का शिकार करने के लिए दिव्य वन में प्रवेश कर चुके थे। इसमें शामिल खतरा स्पष्ट था। उस समय तो वे बस प्रभावित हुए थे, लेकिन उन्हें इन दोनों की ताकत का अंदाजा नहीं था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नौसिखियों की रैंकिंग में 3रे, 4थे या 5वें स्थान पर रहने वालों की ताकत में बहुत बड़ा अंतर है, भले ही उनकी रैंकिंग में बहुत मामूली अंतर हो। शीर्ष 10 में शामिल अन्य नवोदित खिलाड़ियों जैसे लियू युक्सिंग को नजरअंदाज किया जा सकता है। केवल ये उनका प्रदर्शन प्रभावशाली रहा, लेकिन उनका प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था जितना चू शियाओरान ने फॉन्ग जेहाई को आसानी से हराया था। कई लोगों के मन में ये धारणा थी कि लियू युक्सिंग की तुलना फॉन्ग जेहाई जैसे वरिष्ठ साधक से नहीं की जा सकती। और नवागंतुक रैंकिंग के लिए डिवाइन सिटी द्वारा निर्धारित नियम ये था कि नवागंतुकों के बीच विजेता का फैसला होने तक लड़ाई जारी रहनी चाहिए। दिव्य नगर ने प्रथम स्थान पाने वाले नवागंतुक के लिए भरपूर पुरस्कार तैयार किए थे। अब चू शियाओरान सबसे शक्तिशाली प्रतीत हो सकती है और चू शियाओरान से प्रतिस्पर्धा करने वाला एकमात्र व्यक्ति क्यून्यू और संभवतः ही यून ही हो सकता है। चू शियाओरान को कठोर और कोमल सच्चाइयों की गहरी समझ है। यही रक्षक ड्यूक परिवार की बुनियाद है। बचपन से ही चू शियाओरान रक्षक ड्यूक के निवास में कुशल शिक्षकों की देखरेख में पली बढ़ी है। उसे असाधारण संसाधन प्राप्त हुए हैं। हमारी तुलना में वह बिल्कुल अलग स्तर पर है। किसी ने भावुक होकर आह भरी। आखिरकार इतने समृद्ध परिवार की संतान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हो सकता है हम न जीत पाए, लेकिन ये यून शायद मुकाबला कर पाए। मैं ये यून और चू शियाओरान के बीच होने वाली लड़ाई का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। ये यून की जड़ें हमसे भी कमजोर हैं। हालांकि उसके जीतने की संभावना कम है, फिर भी वह एक रोमांचक मुकाबला लड़ सकता है। अगर वह चू शियाओरान को अपनी पूरी ताकत लगाने पर मजबूर कर दे तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। हालांकि कई लोग ये यून से ईर्ष्या करते थे, लेकिन कुछ साधक ही उनकी पृष्ठभूमि से प्रभावित थे। छोटे पारिवारिक कुलों से आने वाले लोग ऊपर उठने की कठिनाई को जानते थे। कैसा लगा? कोई विचार? गंजेकिन ने ये यून के बगल में खड़े होकर अपनी ठुड्डी सहलाते हुए पूछा। वह हमेशा से ही अति आलोचनात्मक स्वभाव के थे, लेकिन चू शियाओरान के प्रदर्शन की प्रशंसा किए बिना वह नहीं रह सके। ये यून मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोली, वह वाकई बहुत मजबूत है। उद्धरण चिन्ह। तायाह दिव्य राज्य में हर तरह के छिपे हुए राक्षस थे। अगर ये 3 महीने पहले की बात होती जब ये यून ने तायाह दिव्य शहर में कदम रखा था, तो उसे लगता कि वह चू शियाओरान जैसे व्यक्ति के सामने कुछ भी नहीं कर सकता। वे बिल्कुल अलग स्तर के थे। चू शियाओरान तलवारबाजी में माहिर थी, साधना तकनीकों का ज्ञान रखती थी और उसने नियमशास्त्रीय सत्य की गहरी समझ हासिल कर ली थी। जहां तक संयमित शरीर और ड्रैगन पल्स जैसी अवस्थाओं की बात है, तो एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी समझ सकता था कि चू शियाओरान ने इन्हें बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया था। उस समय सूक्ष्मता की अपनी उच्च स्तरीय सफलता के साथ ही उनको चू शियाओरान के विरुद्ध कोई लाभ नहीं होता। वे पूरी तरह से अलग अलग स्तरों से थे, लेकिन अब सब कुछ अलग था। तायाह पवित्र तकनीक ने ये यून की कई कमियों को दूर कर दिया था। अब ये यून को साधना तकनीकों और नियमशास्त्र का महत्व गहराई से समझ में आ गया था। इससे व्यक्ति की शक्ति एक बिल्कुल नए स्तर तक बढ़ सकती थी। अच्छी साधना तकनीक और नियमों की समझ के बिना उसके शरीर द्वारा अवशोषित ऊर्जा व्यर्थ होगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे बिना सेनापति के शक्तिशाली सैनिकों का समूह हो। उनकी युद्ध क्षमता बहुत कम हो जाएगी। अध्याय 229 जन्मजात दिव्य शक्ति। आज के रैंकिंग मैच और भी ऊंचाइयों को छूने के लिए तय थे। चू शियाओरान के बाद शीर्ष 10 में रैंक प्राप्त 3 कुशल नौसिखिए मंच पर आए। उन्होंने लगभग 5000 रैंक वाले वरिष्ठ साधकों को चुनौती दी। युद्ध का मैदान बेहद तनावपूर्ण हो गया। हालांकि ये नौसिखिए चू शियाओरान से मुकाबला नहीं कर सकते थे, जिसने नियमों के कुछ पहलुओं की जानकारी हासिल कर ली थी। फिर भी उन्होंने अपने युआनची के संघर्षों से ही दर्शकों से खूब वाहवाही बटोरी। दुर्भाग्यवश तीनों कुशल नौसिखिए अनुभवी साधकों को हराने में असफल रहे, जो 2-3 वर्षों से प्रशिक्षण ले रहे थे। जैसे ही अन्य नवागंतुक इन तीनों लोगों के लिए खेद व्यक्त कर रहे थे, मंच पर एक काला घोड़ा प्रकट हुआ। 20वीं रैंक वाले एक नौसिखिए साधक गुमू ने 4900वीं रैंक वाले एक वरिष्ठ साधक को चुनौती दी। शुरुआत में सभी को लगा था कि गुमू हार जाएगा, लेकिन परिणाम ने सबको चौंका दिया।
गू मू ने अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया और शीर्ष 5000 में जगह बना ली। गू मू एक गुमनाम नाम था। नौसिखियों में 20वें स्थान पर होने के कारण उसने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। लेकिन नौसिखियों की रैंकिंग ताया डिवाइन सिटी में पिछले 3 महीनों के प्रदर्शन के आधार पर तय की जाती थी। इससे किसी व्यक्ति की वास्तविक क्षमता का सटीक आकलन नहीं हो पाता था। गू मू एक साधारण सी लड़की थी जो चुपचाप शीर्ष 5000 में जगह बनाने में कामयाब रही। इसने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि गू मू किसी प्रसिद्ध खानदान से नहीं था। पारिवारिक पृष्ठभूमि के मामले में वह यून से बेहतर था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। उसके दादा एक शाही योद्धा थे, लेकिन उसके पिता की पीढ़ी में आते आते उनकी प्रतिष्ठा गिर गई। ऐसे पारिवारिक वंश को पारिवारिक वंश नहीं माना जा सकता था, लेकिन फिर भी इसने गू मू जैसे विलक्षण व्यक्ति को जन्म दिया। गू मू को इस स्तर तक पहुंचने के लिए कुछ संयोगवश घटनाओं का सामना करना पड़ा होगा। जब लोगों ने इस बारे में सोचा तो उन्होंने आह भरी। दुनिया इतनी विशाल थी और उसमें अनगिनत लोग रहते थे। इतने सारे कुलीन वर्ग थे। उनके लिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि इनमें से कुछ कुलीन वर्ग के लोगों को अप्रत्याशित लाभ भी मिले। नवागंतुकों के इस बैच में पहले ही उनका नाम आया, फिर गू मू का। इनमें हर तरह की छिपी हुई प्रतिभा थी। प्रतियोगिता के 5वें दिन जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़े, रोमांच और भी बढ़ता गया। आखिरी मैच ने उत्साह को चरम पर पहुंचा दिया। डिवाइन वाइल्ड ने स्टेज 3960 बाय मिंगवू, चैलेंजर 10,002 क्यूनियो। रेफरी की घोषणा के बाद सभी नवागंतुक उत्साहित हो गए। क्यूनियो जाग गया था। अब चू शियाओरान की ताकत पर शक करने वाला कोई नहीं बचा था। क्यूनियो को हमेशा चू शियाओरान के बराबर ही माना जाता था। चू शियाओरान के पहले के शानदार प्रदर्शन के कारण कई लोगों को शक था कि क्या क्यूनियो भी चू शियाओरान के बराबर ही कुशल खिलाड़ी है। अब वे इसे खुद देख सकते हैं। हे आखिरकार मेरी बारी आ ही गई। चू शियाओरान के बगल में 1.9 मीटर लंबा एक आदमी अचानक खड़ा हो गया। यह मानना मुश्किल था कि वह 13 साल का था। क्यूनियो ने अपने प्रतिद्वंदी की ओर देखा। उसका प्रतिद्वंदी भी लंबा और सुगठित था। वह 15 वर्ष का था और 1.8 मीटर लंबा था। वह क्यूनियो के लिए एक अच्छा प्रतिद्वंदी था। इस बच्चे के सामने तो मेरा सफेद धातु का कवच ही काफी होगा, क्यूनियो ने मन ही मन कहा। उसके बगल में बैठी चू शियाओरान हंसते हुए बोली, इतने आसान काम में नाकाम मत होना। हाँ, क्यूनियो ने अपने अंगूठे से अपनी नाक की नोक पोंछी, चिंता मत करो, तुमसे लड़ने से पहले मैं हारूंगा नहीं। क्यूनियो ने लंबे समय से चू शियाओरान से लड़ाई नहीं की थी। चू शियाओरान को फॉन्ग जिहाई को हराते हुए देखने के बाद क्यूनियो पर भी दबाव महसूस होने लगा। इतने वर्षों तक उसे न देखने के बाद, अतीत में परिचित होने के बावजूद वह अब उसकी ताकत को समझ नहीं पा रहा था। बाय मिंगवू मंच पर आए। उन्होंने अपना हथियार निकाला जो एक भाला था। क्यूनियो के हथियार को देखकर कई लोग चौंक गए। उसका अधिकांश शरीर मोटे हल्के सुनहरे रंग के कवच से ढका हुआ था, जिसमें उसके पैर, धड़ और भुजाएं शामिल थीं। उसके दाहिने हाथ में एक विशाल दस्ताना था जो आधे व्यक्ति जितना लंबा और एक वयस्क की कमर जितना मोटा था। यह दस्ताना किसी तोप के बैरल जैसा था। इसका रंग हल्का सुनहरा था। दस्ताने के पीछे 3 धारदार ब्लेड थे। प्रत्येक ब्लेड 1.5 मीटर लंबा था और उनकी चौड़ाई हथेली के आधे हिस्से के बराबर थी। तीनों ब्लेडों को एक साथ रखने पर यह एक विशाल पंजे जैसा दिखता था। क्यूनियो के बाएं हाथ पर 1 मीटर व्यास की हल्के सुनहरे रंग की ढाल थी। क्यूनियो को इस तरह के पहनावे में देखकर कई लोग दंग रह गए। यह तो हद से ज्यादा हास्यास्पद था। कवच और हथियारों के बल पर क्यूनियो एक चलते फिरते किले जैसा दिखता था। धमाका, क्यूनियो मंच पर कूद पड़ी। एक धातुई धमक के साथ क्यूनियो के पैरों के नीचे बैंगनी टंगस्टन टाइलें कांप उठीं। हे भगवान, ये कितना भारी है। लोग दंग रह गए। बैंगनी रंग की टंगस्टन टाइलें 3 मीटर चौड़ी और 1 फुट मोटी थीं और बेहद भारी थीं। जब उन्हें एक के बाद एक कतार में रखा गया तो वे बेहद ठोस लग रही थीं। लेकिन क्यूनियो ने उन पर कूदकर ही उन्हें हिला दिया। ये कवच। बाय मिंगवू ने क्यूनियो की ओर देखा और अपना भाला उठाया। इस तरह के कवच में तुम मेरी गति का मुकाबला कैसे कर पाओगे? क्यूनियो मुस्कुराई और बोली, मैं किसी भी चीज में अच्छी नहीं हूँ। मुझमें बस थोड़ी ज्यादा ताकत है। इसे पहनकर ही मैं अपनी इस ताकत का और ज्यादा फायदा उठा सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बाय मिंगवू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तो चलिए इसे आजमाते हैं। मैच शुरू होते ही बाय मिंगवू ने हमला बोल दिया। उसने अपनी फुर्तीली चालों का इस्तेमाल करते हुए परछाइयों की एक श्रृंखला बना ली। वह अपनी गति का उपयोग करके क्यूनियो को हराना चाहता था। उस पोशाक में क्यूनियो के पास भले ही बहुत शारीरिक शक्ति हो, लेकिन वह धीमा था। बाय मिंगवू हवा की तरह फुर्तीला था, जबकि क्यूनियो स्थिर खड़ा था। बाय मिंगवू क्यूनियो को कमतर नहीं आंकता था। चू शियाओरान द्वारा फॉन्ग जिहाई को हराने का उसे सटीक उदाहरण मिल चुका था। वह फॉन्ग जिहाई की तरह किसी नौसिखिए से हारना नहीं चाहता था। ये तो बहुत शर्मनाक होगा। वाह, एक पोलार्म बीम आकाश में उड़ गई और चाबुक की तरह घूमने लगी। बाय मिंगवू के पोलार्म में बहुत अधिक युआनची ऊर्जा समाहित थी, जिसके कारण उसका रंग पन्ना जैसा हरा हो गया था। ये बाय परिवार का रहस्यमय जैड हृदय सूत्र है। किसी ने चिल्लाकर कहा। ताया दिव्य साम्राज्य में कई पारिवारिक कुलों की अपनी अपनी गुप्त तकनीकें थीं। इन गुप्त तकनीकों को कम नहीं आंकना चाहिए। प्रत्येक परिवार की अपनी विरासत होती थी, जिससे वे अपनी आने वाली पीढ़ियों को प्रशिक्षित कर पाते थे। अंतर्विवाह और अच्छे वंशों के माध्यम से पारिवारिक कुल धीरे धीरे समृद्ध होता जाता था। अच्छी कृषि तकनीकों का समूह किसी परिवार या कबीले की आधारशिला होता था। यदि अन्य सभी कारक समान हो तो कमजोर साधना तकनीक वाले योद्धा की तुलना में मजबूत साधना तकनीक वाले योद्धा को कुचल दिया जाएगा। मिस्टिक ज़ेड हॉट सूत्र भी एक बहुत ही प्रसिद्ध साधना तकनीक थी। ये लियू परिवार की स्टार पिकिंग हैंड से कमतर नहीं थी। और स्टार पिकिंग हैंड तकनीक का इस्तेमाल करने वाला लियू युक्सिंग तो एक नौसिखिया था।
वह बाय मिंगवू जैसे वरिष्ठ साधक की तुलना में साधना की तकनीक में इतना पारंगत कैसे हो सकता था। स्विश, बाय मिंगवू पल भर में कियुनियो के सामने प्रकट हो गया। उसने अपना भाला ऊपर उठाकर कियुनियो की गर्दन पर वार किया। भाले से निकली किरण ऊपर से नीचे की ओर गई, मानो पन्ना हरे रंग की बिजली कियुनियो की ओर उड़ रही हो। सभी लोग अवाक रह गए। ये हमला बेहद शक्तिशाली था। बाय मिंगवू के घातक प्रहार का सामना करते हुए कियुनियो ने जोर से चीख मारी। वह प्रचंड ध्वनि पूरे मंच पर ऐसे फैल गई जैसे आकाश में गरज फैलती है। अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर उसने अपना बायां हाथ उठाया। धत्तेरे की एक कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट सुनाई दी। कियुनियो की ढाल ने बाय मिंगवू के हमले को रोक दिया था। एक जोरदार धमाके के साथ पन्ना हरे रंग की किरण फट पड़ी। कियुनियो के पैरों के नीचे की बैंगनी टंगस्टन टाइलें कांप उठीं। इस भीषण प्रभाव से कियुनियो के पैरों के आसपास की बैंगनी टंगस्टन टाइलों में 2 गड्ढे बन गए। लेकिन कियुनियो एक कदम भी पीछे नहीं हटी। ये ताकत, कियुनियो को अपने बाएं हाथ की ढाल से बाय मिंगवू के वार को रोकते देख सब लोग दंग रह गए और उनके होश उड़ गए। बाय मिंगवू ने दोनों हाथों से भाला चलाया था और रहस्यमय जैव हृदय सूत्र के साथ मिलकर उसके वार की शक्ति का अंदाजा लगाना मुश्किल था। फिर भी कियुनियो ने अपने एक बाएं हाथ से ही उसे रोक दिया और एक पल भी पीछे नहीं हटा। ये किस प्रकार की विचित्र शक्ति थी। अगर यह कोई आम इंसान होता तो मिस्टिक जेड हॉट सूत्र से युक्त भाले के वार को रोकने के लिए सिर्फ एक ढाल का इस्तेमाल करने से ही उसकी बांह की हड्डियां टूट जाती। बाय मिंगवू ने अपनी पुतलियों को सिकोड़ लिया। झटके के कारण कंपन से उसकी हथेली सुन्न हो गई थी। भाला एक भारी हथियार था और उसे चलाना बहुत मुश्किल था। वह इसे ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सका। मुझे नहीं लगता कि इस बच्चे का हाथ पूरी तरह ठीक है। जैसे ही वह ये सोच रहा था, बाय मिंगवू को अचानक एहसास हुआ कि कियुनियो ने उसका भाला पकड़ लिया है। कियुनियो ने अपने बाएं हाथ से भाले को रोकने के बाद अपने दाहिने हाथ से भाले को पकड़ लिया। उसने भाले के डंडे के सहारे खुद को स्थिर कर लिया। ये हथियार अब मेरा है। कियुनियो मुस्कुराया। अगर मैं कोई भी हथियार पकड़ लूं तो तुम उसे मेरे हाथों से नहीं छीन सकते। क्या? कियुनियो की बातें सुनकर बाय मिंगवू के माथे पर एक नस उभर आई। तुम बहुत घमंडी हो, बाय मिंगवू चिल्लाया और फिर उसने रहस्यमय जैड हृदय सूत्र का जाप शुरू कर दिया जिससे उसकी युवांची शक्ति का विस्फोट हो गया। उसने अपने हाथों को भाले पर रखकर पूरी ताकत से पीछे खींचा। पेन, मिस्टिक जैड हॉट सूत्र का युवांची फूट पड़ा, लेकिन भाला अभी भी कियुनियो के हाथ में था। ऐसा लग रहा था जैसे भाला कियुनियो के हाथ में अटक गया हो। बाय मिंगवू ने आंखें फाड़कर देखा। कियुनियो की ताकत वाकई भयानक थी। वह विधर्म में विश्वास नहीं करता था। जैसे ही उसने अपनी रहस्यमयी जैड हृदय सूत्र की शक्ति को पूरी तरह से बढ़ाया, उसकी युवांची सुनामी की तरह प्रज्वलित हुई, लेकिन कियुनियो के हाथ लोहे की ढली हुई शिकंजे की तरह थे। उसने भाले पर अपनी पकड़ ढीली करने से इनकार कर दिया। भाला चाहे कितना भी प्रतिरोध करे, वह किसी बिल में फंसे सांप की तरह हिलने में असमर्थ था। ये क्या हुआ? बाय मिंगवू के माथे पर पसीने की बूंदें आने लगीं। ये पहली बार था जब किसी ने उसका हथियार छीन लिया था और वह उसे वापस नहीं खींच पा रहा था। और यह भी पहली बार था जब उसका सामना ऐसे प्रतिद्वंद्वी से हुआ था जिसने इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया था। अपनी अपार शक्ति का प्रयोग करते हुए उसने दूसरों के हथियार छीन लिए। भला उसका मुकाबला कौन कर सकता था? इसी क्षण बाय मिंगवू को अचानक अपने भाले में शक्ति का प्रवाह महसूस हुआ। भाला ऊपर उठ गया। भाले को पकड़े हुए बाय मिंगवू को अचानक अपने पैर ऊपर उठते हुए महसूस हुए। कियुनियो ने उसके पूरे शरीर को उठा लिया था। ये दृश्य देखकर सब लोग दंग रह गए। वे अवाक रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैच का अंत इस तरह होगा। दूर से देखने पर केवल कियुनियो भारी कवच पहने हुए दिखाई दे रहा था। उसका शरीर पहाड़ की तरह अडिग था। उसने अपना हाथ ऊपर की ओर उठाया हुआ था, मानो वह बाय मिंगवू और भाले को ऊपर उठा रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह लॉलीपॉप पकड़े हुए हो। अध्याय 230 अभिजात वर्ग का एकमात्र जमावड़ा। बाय मिंगवू का चेहरा लाल हो गया। इतने वर्षों में अनगिनत छोटे बड़े युद्धों में भाग लेने के बाद भी उसने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। यह बेहद शर्मनाक था। कियुनियो के तरीके अप्रत्याशित थे। बाय मिंगवू ने दांत पीस लिए। अचानक हाथों को फिसलाते हुए वह भाले के डंडे से नीचे की ओर कियुनियो की तरफ बढ़ा। मिस्टिक जैड हॉट सूत्र का जाप करने से उसकी सारी युवांची अब उसके पैरों में केंद्रित हो गई थी। उसने अपने पैरों से लात मारते हुए कियुनियो के सिर पर निशाना साधा। बाय मिंगवू की पैरों की तकनीक काफी अच्छी थी। हालांकि कियुनियो ने ढाल उठाने से पहले केवल तिरस्कारपूर्ण मुस्कान ही दिखाए। धत्तेरे की बाय मिंगवू के पैर ढाल पर जोर से पड़े। रहस्यमयी जैड हृदय सूत्र से निकली युवांची ऊर्जा फूट पड़ी जिससे बाय मिंगवू के पैर सुन्न हो गए। हालांकि इसका कियुनियो पर कोई असर नहीं हुआ। मोटी और भारी ढाल एक ठोस धातु की दीवार की तरह थी जो हर तरह के हमले को रोक रही थी। बाय मिंगवू असहाय महसूस कर रहा था। उसने कियुनियो पर हमला करने के लिए अपने भाले का इस्तेमाल किया था, लेकिन कियुनियो की ढाल ने उसे रोक दिया। पैरों से हमला करने पर भी यही हुआ। बाय मिंगवू के वार को रोकने के बाद कियुनियो मुस्कुराया। अपने दाहिने हाथ से भाले को खींचते हुए और बाएं हाथ से ढाल को पकड़े हुए उसका शरीर अचानक आगे की ओर झटक गया। ढाल की मार, पेंग, एक जोरदार धमाके के साथ कियुनियो के ढाल के प्रहार से बाय मिंगवू का पूरा शरीर हवा में उड़ गया। जमीन पर गिरने से पहले उसका शरीर हवा में कई बार लुढ़का। जोरदार टक्कर के कारण वह 10 कदम से भी ज्यादा पीछे चला गया। तब जाकर उसने खुद को संभाला। उसके शरीर में बहता खून अब बेकाबू हो गया था। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और कियुनियो की ओर देखा। कियुनियो अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। वास्तव में पूरे युद्ध के दौरान कियुनियो कुछ कदमों से ज्यादा हिला भी नहीं था। जैसे ही बाय मिंगवू पीछे की ओर उड़कर गिरा, उसका भला अभी भी कियुनियो के हाथ में था। उसका हथियार छीन लिया गया था। बाय मिंगवू के मन में क्या विचार चल रहे थे, उन्हें शब्दों में बयान करना नामुमकिन था।
इस लड़ाई में उसने सिर्फ एक ही चाल चली थी। उसके प्रतिद्वंदी द्वारा उसका हथियार छीन लिए जाने के बाद वह उसे वापस नहीं ले सका और अब वह इस शर्मनाक स्थिति में फंस गया था। यह बहुत ही कष्टदायक था। अभी भी कई ऐसे दांव पेच थे जिन्हें इस्तेमाल करने का मौका उसे नहीं मिला था। हालांकि इन सभी दांव पेचों के लिए भाले की आवश्यकता थी। अपने हथियार के बिना उसकी युद्ध क्षमता काफी कम हो जाती और उसके पास केवल पैरों से किए जाने वाले हमले ही बचते। उसके अंतरस्थानिक घेरे में अभी भी एक निम्न गुणवत्ता वाला भाला था, लेकिन वह भाला न केवल उसकी पूरी क्षमता को सामने लाने में असमर्थ था, बल्कि असल मुद्दा यह था कि क्यूनियो उस भाले को भी छीन सकता था। क्यूनियो को अपना हथियार छीनने से रोकने का उसके पास कोई उपाय नहीं था। अगर वह एक और हथियार खो देता तो ये बहुत शर्मनाक होता। क्यूनियो के सामने खड़े होकर बायमिंगवू अब दुविधा में पड़ गया था। क्यूनियो ने भारी कवच पहन रखा था और उसके पास एक विशाल ढाल थी। बायमिंगवू के लिए केवल मुकों और पैरों से उन्हें तोड़ना असंभव था। तुम्हारा भाला, मैं इससे तुम्हें लौटा रहा हूं। क्यूनियो ने ये कहते हुए लापरवाही से भाले का वजन अपने हाथ में लिया। इसके बाद उसने भाला उठाया और थोड़ा पीछे झुक गया। उसका दाहिना पैर जमीन पर था जबकि बायां पैर ऊपर उठा हुआ था। हाँ, क्यूनियो चिल्लाया और जैसे ही उसका बायां पैर जमीन पर पड़ा, उसके दाहिने हाथ ने भाले को हवा में उछाल दिया। भारी भाले से एक कान फाड़ देने वाली चीख निकली जो किसी विस्फोट जैसी लग रही थी। भाला हवा में उड़ता हुआ सीधे बायमिंगवू की ओर बढ़ा। क्यूनियो की ताकत के साथ भाले की गति अब पूरी तरह से भयावह थी। बायमिंगवू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अपने हथियार का सामना करते हुए, जो अब सीधे उसकी ओर आ रहा था, उसने उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं की। जिस क्षण भाला बायमिंगवू पर वार करने ही वाला था, उसने अपने दांत पीस लिए और अपनी फुर्तीली तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उससे बच गया। धत्तेरे की एक जोरदार धातुई ध्वनि के साथ भाला दिव्य वन्यस्थल मंच के बगल में स्थित बैंगनी टंगस्टन की सुरक्षात्मक दीवार में धंस गया। 3 फुट मोटी बैंगनी रंग की टंगस्टन की दीवार इस भीषण झटके से कांप उठी। यहाँ तक कि जमीन पर लगी टाइलें भी हिल गईं। पोलार्म भी लगातार कांप रहा था। ये देखकर कई लोग अवाक रह गए। क्यूनियो की ताकत वाकई भयानक थी। बायमिंगवू मंच पर पीले चेहरे के साथ खड़ा था। उसे सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्या उसे अपना भाला उठाने के लिए वाकई मंच से नीचे दौड़ने की जरूरत थी? यह न केवल शर्मनाक था, बल्कि भाला वापस लेने के बाद भी उसे क्यूनियो को हराने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था। साथ ही अगर भाला वापस लेते समय क्यूनियो उस पर हमला कर दे तो क्या होगा? काफी सोच विचार के बाद बायमिंगवू को यह स्वीकार करना पड़ा कि जिस क्षण क्यूनियो ने उसका भाला पकड़ा, उसी क्षण वह हार गया था। वह हीन था। दांत पीसते हुए बायमिंगवू ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं हार स्वीकार करता हूं। वह हार को आसानी से स्वीकार नहीं करता था। जब स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी तो मंच पर विरोध करने का कोई फायदा नहीं था। धन्यवाद, क्यूनियो ने अपने हाथों को जोड़कर कहा। क्यूनियो ने ये लड़ाई जीत ली। बायमिंगवू को उदास होकर मंच से नीचे उतरते हुए और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना भाला निकालते हुए देखकर लोगों की भावनाओं का वर्णन करना असंभव था। ये लड़ाई बिल्कुल हास्यास्पद थी। क्यूनियो की युद्ध रणनीति दूसरों से बिल्कुल अलग थी, लेकिन वह बेहद कारगर साबित हुई। बायमिंगवू को क्यूनियो ने इतनी बुरी तरह हराया कि उसने स्वेच्छा से हार मान ली। बायमिंगवू ने हार स्वीकार कर ली। पृथ्वी रैंकिंग में 3900वें स्थान पर रहने वाला व्यक्ति क्यूनियो से हार गया, बस यूं ही। उद्धरण चिन्ह। कोई और रास्ता नहीं था। ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था। हथियार छीन लिए जाने के बाद बायमिंगवू का आत्मविश्वास टूट गया। अगर ऐसा न होता तो बायमिंगवू कुछ और दौड़ लड़ सकता था। दरअसल युआन फाउंडेशन स्तर पर पहुंचने पर एक योद्धा का अपने हथियार से जुड़ाव बहुत बढ़ जाता है। हथियार इतनी आसानी से चोरी होने की नौबत नहीं आती। एक बार जब कोई योद्धा युआन फाउंडेशन या उससे भी आगे के स्तर तक पहुंच जाता था, तो वह अपनी युआनची का उपयोग करके अपने हथियारों को विकसित कर सकता था। वह अपने हथियार को अपने डेंटियन के भीतर भी रख सकता था, जिससे वह धीरे धीरे पोषित होता रहता था। ऐसे में किसी दूसरे व्यक्ति से उसका हथियार छीनना आसान नहीं होगा, लेकिन यह असंभव भी नहीं था। अगर कोई काफी शक्तिशाली होता तो वह हथियार पर मौजूद प्रतिद्वंद्वी के आत्मा चिन्ह को मिटाकर उसे चुरा सकता था। ये क्यूनियो वाकई संभालना मुश्किल है। एक बार वह तुम्हारा हथियार छीन ले तो खेल खत्म। क्यूनियो के पहनावे को देखकर कई लोग खुद को शक्तिहीन महसूस करने लगे। क्यूनियो का दस्ताना भी कवच से ढका हुआ था। वह आसानी से कृपान या तलवार जैसे अन्य हथियार भी पकड़ सकता था। अगर वह घटिया क्वालिटी का हथियार होता तो शायद वह उसे तोड़ भी सकता था। इतना ही नहीं, क्यूनियो की रक्षा प्रणाली बेहद विचित्र थी। कवच से ढके उसके शरीर और भारी ढाल के कारण ऐसा लगता था मानो उसने कछुए का मोटा कवच पहन रखा हो। एक कमजोर हमला क्यूनियो के लिए खुजली मिटाने जैसा ही था। क्यूनियो की आक्रमण शक्ति निर्विवाद थी। अंत में जब क्यूनियो ने भाला फेंका तो बायमिंगवू ने उसे पकड़ने की हिम्मत तक नहीं की, जबकि वह उसका स्वामी था। क्यूनियो की आक्रमण शक्ति कमजोर कैसे हो सकती है? उससे कैसे निपटा जा सकता था जब उसकी रक्षात्मक और आक्रमणकारी शक्ति इतनी मजबूत थी और वह आसानी से उनके हथियार छीन सकता था? उसे संभालना बहुत मुश्किल था। ताया दिव्य नगरी में 2-3 साल बिता चुके कई अनुभवी साधकों ने खुद को बायमिंगवू की जगह रखकर देखा। अगर वे क्यूनियो से लड़ते तो उन्हें भी यह मानना पड़ता कि वे हार जाते। नौसिखियों का ये समूह वाकई कमाल का है। अब तो ऐसा लगता है कि क्यूनियो और चू शियाओरान के 1 साल के भीतर शीर्ष 1000 में शामिल होने की बहुत अधिक संभावना है। एक अनुभवी साधक ने मिली जुली भावनाओं के साथ कहा। लेकिन एक अन्य अनुभवी साधक ने सिर हिलाते हुए कहा, आप ये कहकर अतिशयोक्ति कर रहे हैं कि इसकी संभावना बहुत अधिक है। शीर्ष 1000 में पहुंचना आसान नहीं है। शीर्ष 1000 में मूलतः युआन फाउंडेशन स्तर के साधकों का ही स्थान है। युआन फाउंडेशन स्तर के बिना वहां टिके रहना असंभव है, और अगर कोई नौसिखिया वहां पहुंच भी जाए तो कई अनुभवी साधक उस पर कड़ी नजर रखेंगे।
भला कौन किसी नौसिखिए के अधीन रहना चाहेगा। उस स्थिति में आपको नीचे गिराने की कोशिश करने वाले अनेक प्रतिद्वंद्वी होंगे। शीर्ष 1000 में अपनी जगह बनाना, ये बहुत कठिन है। हालांकि यह अनुभवी साधक यह मानने को तैयार नहीं था कि क्यूनियो और चू शियाओरान 1 साल के भीतर शीर्ष 1000 में अपनी जगह बना लेंगे, लेकिन वह इस तथ्य से भलीभांति अवगत था कि क्यूनियो और चू शियाओरान असाधारण प्रतिभाओं से भी कहीं बढ़कर थे। उनकी क्षमताएं किन्हाओटियन से किसी भी तरह कम नहीं थी। एक ही बैच के नए खिलाड़ियों में ऐसे 2 खिलाड़ियों का दिखना बेहद दुर्लभ था। नौसिखियों की रैंकिंग का 5वां दिन समाप्त हो गया। क्यूनियो और चू शियाओरान ने शानदार प्रदर्शन किया। जल्द ही इसकी खबर ताया दिव्य नगर में फैल गई। उनके नाम न केवल नौसिखियों के बीच बल्कि अनुभवी साधकों के बीच भी प्रसिद्ध हो गए। सभी प्रमुख गुट क्यूनियो और चू शियाओरान पर कड़ी नजर रखने लगे। हालांकि उन्हें अपने पक्ष में खींचना असंभव था। उन दोनों के अपने अपने पारिवारिक वंश थे और उनका अपने अपने परिवारों की सेवा करना नियत था। ताया दिव्य नगरी के साधकों में इस बात पर बहस चल रही थी कि उन दोनों में से सबसे शक्तिशाली कौन है। दोनों के अपने अपने समर्थक थे और उन्होंने अनुमानों और अटकलों के आधार पर अपने विचार व्यक्त किए। उनकी बहसें बेहद तीखी हो गईं। इसी वजह से कुछ संगठनों ने सट्टेबाजी का एक पूल भी खोल दिया, जिसमें यह तय किया जा रहा था कि नौसिखियों के बीच पहला स्थान कौन जीतेगा। दोनों के बीच मुकाबला बहुत करीबी था। हालांकि चू शियाओरान के समर्थक थोड़े अधिक थे। भला एक खूबसूरत लड़की एक हटे कट्टे आदमी से कम लोकप्रिय कैसे हो सकती है। सट्टेबाजी के लिए पूल खुलने के साथ ही कई लोगों ने ये यून को भी उनमें शामिल कर लिया था। ये यून की तुलना गूमू से की गई, जिसने प्रतियोगिता के 5वें दिन सभी को चौंका दिया था। ये यून और गूमू की पृष्ठभूमि लगभग एक जैसी थी। दोनों ही मजबूत थी और मंच पर आने से पहले दोनों को अप्रत्याशित प्रतिभाओं के रूप में देखा जा रहा था। कई लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि दोनों में से सबसे मजबूत कौन है। हाँ, ये लोग एक और सट्टेबाजी का अड्डा खोल रहे हैं। भाई, मैंने शर्त लगाई है कि आप जीतेंगे, जो कुई ने उत्साह से कहा। रात के खाने के समय उसने ये यून को रसोई के घर में पाया। उसे ये यून पर पूरा भरोसा था और उसे यकीन था कि ये यून गूमू को जरूर हरा देगा। ये यून ने बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। उसने पिछले 5 दिनों के सारे मैच देखे थे। गूमू वाकई एक काबिल प्रतिद्वंद्वी था, लेकिन वह क्यूनियो और चू शियाओरान दोनों से कहीं ज्यादा कमजोर था। ये यून ने विशेष ध्यान केवल क्यूनियो और चू शियाओरान पर दिया। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं थीं। चू शियाओरान तकनीक में निपुण थी, जबकि क्यूनियो में असीम शक्ति थी। दोनों की शक्तियां अन्य नौसिखियों से बिल्कुल अलग स्तर की थीं। कैसा रहा भाई, क्या आपने खुद पर दांव लगाया था? जो कुई ने उत्साह से पूछा। ये यून ने सिर हिलाया। उसने पहले भी इन सट्टेबाजी के बारे में सुना था। ये यून की वजह से हुनदाओ एसोसिएशन को भारी नुकसान होने के बाद कई एसोसिएशनों ने सबक सीख लिया था। दांव की सीमा केवल 500 ड्रैगन स्केल रून्स तक थी। गूमू को हराने की उसकी संभावना बहुत कम थी। ताया डिवाइन सिटी द्वारा जुए पर लगाए गए भारी कर के कारण उससे कुछ खास कमाई नहीं हो रही थी। ये यून को दांव लगाने की कोई परवाह नहीं थी। केवल जो कुई जैसे अनुभवी नौसिखिए ही छोटे मोटे जुए में दिलचस्पी लेते। भाई, लगे रहो। हालांकि ताया दिव्य नगरी केवल प्रथम स्थान पाने वाले को ही यशंक और अन्य साधना विशेषाधिकार दे रही है, फिर भी तीसरे स्थान पर आने पर भी आपको अच्छा इनाम मिलेगा। भाई, मैं आपको अपना आदर्श मानता हूँ।